वेलकम एवरीवन। आप सबका खूब खूब आभार। आप लोगों ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया और आपने हमारा ये वेबिनार ज्वाइन किया है। ये अपना वेबिनार 2 दिन का है, तो आई होप कि आपको बहुत नॉलेजेबल आपके लिए रहेगा। अ, आप सभी लोग अपना चैट बॉक्स खोल लेना, क्योंकि आप सभी को म्यूट रखा जाएगा और आपको जो भी सवाल वेबिनार के दरमियान आ रहा है, तो वो आप चैट बॉक्स के थ्रू ही करना। I request everyone to please keep your chat box open so that whatever query you are having, you please write in the chat box, because everyone will be kept mute during the webinar. छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में, स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। मेरा नाम समीर अलावादी है। मैंने पढ़ाई करी है केमिकल इंजीनियरिंग की, बी केमिकल किया है और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है बिजनेस मैनेजमेंट में। मुझे आई एम हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ 21 years इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड आई स्टार्टेड माई कैरियर बाय सेलिंग बनाना टिश्यू कल्चर प्लांट्स। मैं आई एम हैविंग अ कंपनी इन नेम ऑफ उत्कर्ष एग्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड, वेयर आई एम टेक्निकल डायरेक्टर। मेरी खुद की कंपनी है उत्कर्ष एग्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड नाम की, और मैं उसका टेक्निकल डायरेक्टर हूँ। मेरा मेजर रोल अपनी कंपनी के अंदर एक टेक्निकल कंसल्टेंट का है। मैं कंसल्टेंसी करता हूँ और उसके अंदर मेरा मेजर मेरी जो मास्टरी है, मेरी मास्टरी है बनाना, पपैया, मैंगो, पोमोग्रेनेट, शुगर केन, चीकू, वेजिटेबल्स और ऑर्गेनिक फार्मिंग में केला, पपीता, आम, दाड़म, शेरडी, गन्ना, चीकू, सब्जियां और ऑर्गेनिक फार्मिंग में मैं ज्यादा कंसल्टेंसी करता हूँ। हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट भी है, जहाँ पे हम पूरे रेंज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हमारी कंपनी सूरत बेस्ड है, हेडक्वार्टर सूरत में है। सूरत में कामरेज करके एक एरिया है, वहां पर हमारा ऑफिस और फैक्ट्री है। और ये हमारे बारे में और ज्यादा जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, www.utkarshaggrochem.com। जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है, आप प्लीज अपने चैट बॉक्स में आप बताइए कि आप क्या केले की फार्मिंग कर रहे हैं, पहले से केले की फार्मिंग कर रहे हैं या अभी प्लानिंग कर रहे हैं केले की फार्मिंग करने का, और अगर केले की फार्मिंग कर रहे हैं तो कितने सालों से कर रहे हैं, और आपने ये प्रोग्राम क्यों ज्वाइन किया है। एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट इन द चैट बॉक्स, तो मुझे आपके बारे में थोड़ा थोड़ा मालूम पड़ जाएगा कि आपका क्या है प्रोफाइल। प्लानिंग कर रहे हैं, शिवम जी आप प्लानिंग कर रहे हैं, थैंक यू। मनोज जी भी आप प्लान टू स्टार्ट फार्मिंग इन उत्तराखंड, वांट टू स्टार्ट ऑर्गेनिक फार्म इन उत्तराखंड विद अदर फ्रूट्स, वेरी नाइस। आपको बहुत सारा इनपुट्स मिल जाएगा बनाना फार्मिंग के बारे में। रंजीत कुमार प्लानिंग फॉर फार्मिंग, बढ़िया। लास्ट 7 years से आशुतोष जी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया आशुतोष जी। My family has been doing for long time, but I am going to start it complete organic farming in सर ये ऑर्गेनिक से आप करना चाहते हैं हमारा, लेकिन फोकस इंटीग्रेटेड के ऊपर रहेगा, दोनों रहेंगे। मतलब ऑर्गेनिक भी रहेगा और केमिकल का कॉम्बिनेशन रहेगा। 10 साल से कर रहे हैं रावल जी, वेरी नाइस। आई हैव स्टार्टेड ऑर्गेनिक फार्मिंग सो वांट टू इंक्लूड बनाना इन इट, वेरी नाइस लेंडर। लेंडर, ये जो हमारा सेशन रहने वाला, दिस सेशन विल बी मोर अबाउट डूइंग प्रॉफिटेबल फार्मिंग, नॉट कंप्लीटली ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफ बनाना। So you will get to know about how chemical fertilizers can be integrated to do profitable farming. बाकी लोग भी आप प्लीज शेयर करिए, एवरीवन प्लीज शेयर। आई हैव स्टार्टेड, ओके। आपके कंसर्न बताइए, आपने ये प्रोग्राम क्यों ज्वाइन किया है, आपके मेजर कंसर्न्स क्या है बनाना फार्मिंग करने के बारे में या बनाना फार्मिंग शुरू करने के बारे में। What are your major concerns to start organic farming? Join program because want to take technical and profitable aspect. Yes, Ranjit Kumar ji, आपको पूरा का पूरा मिलेगा. You will get every technical aspect of doing a profitable farming. ये ना सिर्फ आपको ये सारी बातें बनाना फार्मिंग में काम लगेंगी, बाकी में भी लगेंगी। I need a helping hand when I start this and don't do loss. Very nice. Everyone please share कि आपके कंसर्न क्या है, क्यों आपने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया है।
आप पार्टिसिपेटिव रहेंगे तो मुझे भी बहुत मजा आएगा और आपके बारे में ज्यादा जानने को मिलेगा। प्लीज बी पार्टिसिपेटिव। डिजीज मैनेजमेंट करने के लिए, यस, दैट विल बी कवर्ड, डोंट वरी। Looking for a company that will consult me during the farming and also need a company which can help me in contract farming. आपको अनूप जी काफी चीजें मालूम पड़ जाएंगी, हम आपके लिए कुछ कर सकेंगे तो अच्छी बात है। We will try to give you best possible what we can. फर्टिगेशन शेड्यूल को बनाना वो तो हम करेंगे, डोंट वरी। फर्टिगेशन शेड्यूल कैसे बनाना है अब वो आप सीख जाओगे। लास्ट में जब वेबिनार खत्म होगा तो हम आपके साथ फर्टिगेशन शेड्यूल भी शेयर कर देंगे, वो तो ऐसे ही मिल जाता आपको। लेकिन आप ये प्रोग्राम करेंगे, आफ्टर डूइंग दिस प्रोग्राम यू कैन मेक योर ओन फर्टिगेशन शेड्यूल फॉर अदर क्रॉप्स ऑल्सो। ओके, लेट्स मूव अहेड। हाई प्रोडक्शन एंड बेस्ट क्वालिटी, यस दैट विल बी डन रावल जी, होगा पक्का। आगे बढ़ते हैं। तो हमें बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है प्रॉफिटेबल फार्मिंग करने के लिए? सबसे पहले अपने हम केले के लिए बारे में, बनाना के बारे में, विल बी एबल टू प्रोड्यूस एक्सपोर्ट क्वालिटी। यस अनुप जी, यू विल बी एबल टू। आपका बेसिक रिक्वायरमेंट हमें जो रहती है वो हम तीन चीजों के बारे में समझेंगे। सॉइल, जमीन, पानी, वाटर, और टेम्परेचर, तापमान। अगर हमने इसको समझ लिया तो हमें बहुत कुछ मालूम पड़ जाएगा। जैसे एक सॉइल बोलते हैं तो क्ले, लोम मीडियम वेल ड्रेन्ड, मतलब कि आपको ब्राउन कलर की सॉइल जिसकी ड्रेनेज कैपेसिटी बहुत अच्छी हो वो लेना चाहिए। काली जमीन होती है तो उतना अच्छा नहीं रहता है, फिर भी काली जमीन में भी हो सकता है, लेकिन ये जो नदी किनारे की गोराट जमीन, हमारे गुजराती में बोलते हैं गोराट जमीन, वो सबसे अच्छी होती है केले के लिए। और सेकंड बेस्ट काली जमीन रहती है। इवन रेती वाली भी अच्छी रहती है क्योंकि कच्छ में भी बहुत अच्छा केला होता है। और जो उसका पीएच होना चाहिए वो 4.5 से 8.5 के बीच में होना चाहिए, लेकिन आदर्श पीएच जो है वो 5.8 से 7.5 है। और जो सॉइल का टीडीएस होना चाहिए वो मैक्सिमम 800 होना चाहिए। 800 ब्लैक सॉइल में आप कर सकते हो, ब्लैक सॉइल का कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन आपको ये पीएच और टीडीएस दोनों को आपको करना, ध्यान रखना चाहिए। रिवर सॉइल बेस्ट है, जैसे मनोज जी बोल रहे हैं। साथ में आपको अपना जमीन का पीएच और टीडीएस को भी अगर नहीं मेजर किया है तो आप कर लेना, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बिना आपका फार्मिंग प्रॉफिटेबल नहीं होगी। रेड सॉइल कोंकण में आपका वो सॉइल का पीएच चेक कर लेना। वो रेड सॉइल जो होती है वो एसिडिक होती है। यू जस्ट चेक द वेदर द पीएच इज नॉट बिलो 4.5। वाटर, तो पानी हमें रेगुलरली देना है। जहां पर पानी कम है और वहां पर फ्रिक्वेंटली इरिगेशन मतलब कि देने की जरूरत है, और इसके लिए हमें ड्रिप इरिगेशन करने की जरूरत है। ड्रिप इरिगेशन करे बिना हमें मजा नहीं आएगा, प्रॉफिटेबल फार्मिंग नहीं होगी। वी नीड टू डू ड्रिप इरिगेशन वेरेवर देयर इज वाटर स्कैर्सिटी। हैवी रेनफॉल के अंदर ड्रेनेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे माउंटेन एरियाज हैं या आप जैसे कोंकण से हैं अनूप जी, आपके वहां पर ड्रेनेज का सिस्टम होना जरूरी है, नहीं तो केले के अंदर बहुत जल्दी फंगस लग जाती है। हम जो पानी यूज कर रहे हैं उसका आइडियल पीएच 6.5 से 7.5 होना चाहिए, 8 तक चलता है। टीडीएस अप टू 600 होना चाहिए। जितना ज्यादा टीडीएस होगा और सॉइल का टीडीएस भी ज्यादा है और पानी का टीडीएस भी ज्यादा होगा तो आपका क्रॉप प्रॉफिटेबल करने में बहुत मुश्किल पड़ेगी। अभी हम देखते हैं ये स्पेसिफिकली केले के लिए पूरा शेड्यूल है। तो आप जरा मैं आप ये पूरे चार्ट को समझने का ट्राई करना। सबसे अच्छा जो होता है वो होता है 15 टू 38 डिग्री टेम्परेचर, जिसमें बहुत अच्छा वेजिटेटिव ग्रोथ होता है। 39 के ऊपर जैसे टेम्परेचर जाता है तो पत्ते जलने शुरू हो जाते हैं, ग्रोथ अटक जाती है। 30 के आसपास में रहता है तो नया पत्ता बहुत आसानी के साथ आ जाता है। और 27 से 20 के बीच में, 27 से 30 के बीच में जो ड्राई मैटर अक्यूमुलेशन होता है केले का वो बहुत अच्छा होता है।
20 डिग्री पर जब आता है तब 20 डिग्री मतलब ठंड के टाइम पे उस समय हमें सिकाटोका क्रॉप भी देखने को, सिकाटोका नाम का रोग भी देखने को मिलता है, डिजीज। तो उसी टाइम राइपनिंग मतलब केला पकना शुरू हो जाता है लूम के ऊपर ही। तो टेम्परेचर बहुत कम समय तक अगर 20 डिग्री के कम रहता है, जब हमारा केला बाहर आ रहा है उस समय अगर टेम्परेचर 20 डिग्री से कम रह रहा है तो हमें अपना केले की खेती वहां पर अवॉइड करनी है या वो पीरियड को अवॉइड करना है। 10 से 15 डिग्री का टेम्परेचर पौधा नहीं सहन कर सकता है। 6 से 8 डिग्री के बीच में चॉकिंग हो जाता है। चॉकिंग मतलब कि उसकी जो बंच होता है वो बाहर नहीं निकल पाता है, वहीं पे अटक जाता है, तो वो बाहर नहीं निकल पाता है। और 0 से 6 डिग्री के बीच में तो पॉसिबल ही नहीं है केला करना। तो केला अगर करना है तो आप देख लो कि आपका क्लाइमेट 20 से 30 के डिग्री के बीच में रहे तो सबसे अच्छा रहेगा। और खास करके जब 90 टू 150 डेज वो पीरियड बहुत क्रूशियल रहता है, वो आगे उसके बारे में बात करेंगे। उस समय टेम्परेचर 25 से 30 के बीच में बहुत अच्छा रहता है। और क्या बोलते हैं, जब लूम बाहर नहीं आ रही है, जब बंच रेडी हो रहा है, तब 20 के कम का टेम्परेचर सूटेबल नहीं है। प्लीज शेयर करिए आप लोग कि आपके हिसाब से प्लांटिंग का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, क्या डिस्टेंस पे हमें केला लगाना चाहिए। 5x5, शिवम 5x5, वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है। 6x6 करेक्ट, 5x5 भी करेक्ट है, लेकिन वैरायटी के ऊपर डिपेंड है। अदर्स ऑल्सो प्लीज शेयर। आप जितना पार्टिसिपेशन करेंगे उतना आपको मजा आएगा। 5x6 भी अच्छा डिस्टेंस होता है। वी ट्रेडिशनली डू 6x6। अनुप सही है। 6x6 बहुत ज्यादा लोग 6x6 ही करते हैं। देखते हैं प्लांटेशन डिस्टेंस क्या होना चाहिए। अगर हम ग्रैंड नाइन वैरायटी कर रहे हैं तो ग्रैंड नाइन का ग्रोथ, ग्रैंड नाइन और रोबस्टा इन दोनों का ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है। तो उसमें हमें इस तरह से करना चाहिए कि 35 टू 36 स्क्वायर फीट आए। तो कई लोग 7x5 करते हैं, कई लोग 6x6 करते हैं। और अगर आपको ड्रिप का बचाना है, मतलब ड्रिप कम लगानी है, रावल जी 5.5x5 भी अच्छा है। लेकिन अपने को ड्रिप अगर बचानी है, अगर आप ग्रैंड नाइन कर रहे हैं तो हो सके तो 36 स्क्वायर फीट के आसपास करिए। ड्रिप अगर बचानी है तो हमें 8x4.5 करना चाहिए। 8x4.5 अगर अपने करते हैं तो ड्रिप बचती है और स्क्वायर फीट भी अपने मेंटेन हो जाता है। कैवेंडिश और अदरापुरी जो वैरायटी है वो ज्यादा बड़ी नहीं होती है, वो लोकल अपनी वैरायटी है, तो उसको आप 6x4 में कर सकते हैं। इस समय जो टिश्यू कल्चर के अंदर, आशुतोष जी आप लिख सकते हैं, आपने हाथ ऊपर किया, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, आई विल रिप्लाई यू। इस समय जो अपने मोस्टली जो करते हैं अपने ग्रैंड नाइन वैरायटी ज्यादातर की जाती है। रेड बनानाज वो कैवेंडिश वाली कैटेगरी में आएंगे। यू कैन गो फॉर 6x4, उसकी ज्यादा बड़ी ग्रोथ नहीं होती है। तो हमें इस तरह से डिस्टेंस नक्की करना है कि हमें कम से कम फुल सनलाइट मिल सके। अगर प्लांट बहुत ज्यादा नजदीक आ जाता है तो प्रोडक्शन 30% जितनी घट जाएगी। मैं कच्छ में और सौराष्ट्र में भी काम करता हूँ। आई ऑल्सो वर्क इन वेयर टेम्परेचर इज वेरी हाई। जब आपका टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, 35, 38, 40 डिग्री रहता है, तो डिस्टेंस नजदीक रखना चाहिए। एट दैट टाइम यू कैन कीप 5x5। दैट इज ओनली व्हेन, जब वो तभी रखना चाहिए 5x5 जब आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रहता है, तो उसमें लूम कम आती है, लेकिन ज्यादा प्लांट्स होते हैं तो अपना वो कंपेंसेट हो जाता है। So that is compensated. If you have any question regarding the planting distance, you can write. I will solve the query here itself. Otherwise, I'll move ahead. मैं आगे बढ़ता हूँ। G9 suitable 5x5 शिवम। G9 अगर आपके वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई नहीं जा रहा है और आपको अगर अच्छी लूम लेनी है तो यू गो फॉर 6x5 और 6x6, मतलब 30 to 36 स्क्वायर फीट विल बी मच बेटर। इंटरक्रॉपिंग नहीं, इंटरक्रॉपिंग आप इंटरक्रॉपिंग के बाद, अनुप जो इंटरक्रॉपिंग की आप बात कर रहे हैं, टेम्परेचर अगर 20 to 45 डिग्री है तो गो फॉर 5x5, वो चलेगा।
इंटरक्रॉपिंग अगर करना है तो रूट क्रॉप का ही कर सकते हैं, हल्दी का करते हैं, सूरन का करते हैं। इंटरक्रॉपिंग करना हो तो भी यही 6x6 का डिस्टेंस अच्छा रहेगा। अनूप, अभी प्लानिंग क्या करेंगे? अभी प्लांटेशन से पहले की प्लानिंग क्या करेंगे? अपने डिस्टेंस की बात तो अपन ने तय कर ली। तो अगर अगर हमें अच्छे रेट्स चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जो ग्रैंड नाइन वैरायटी है वो 11 10 to 11 मंथ्स में वो आ जाएगा। पर प्लांट पॉपुलेशन आप जो डिस्टेंस रखोगे उसके हिसाब से पॉपुलेशन आ जाएगा। वो 43560 के साथ डिवाइड बाय आपका जो स्क्वायर फीट है वो करेंगे तो आपका प्लांट पॉपुलेशन निकल जाएगा 43,560। तो हमें प्लांटेशन कब करना चाहिए? अगर हम ग्रैंड नाइन का कर रहे हैं तो मैंने ग्रैंड नाइन के हिसाब से दिया है, क्योंकि ज्यादातर इंडिया के अंदर जो टिश्यू कल्चर वैरायटी है वो ग्रैंड नाइन चलती है। अगर अच्छे रेट चाहिए तो हमें 15 फरवरी से 15 अप्रैल के बीच में करना चाहिए। उस समय बंच बहुत बड़ा नहीं आता है। अगर आपके पानी की फैसिलिटी है तो आपको इस पीरियड में करना चाहिए। और अगर आपको वेट बड़ा चाहिए, बहुत बड़ा वो चाहिए, बंच वेट बड़ा चाहिए, तो आपको 15 जून से 15 सितंबर के बीच में करना चाहिए। अगर आपके वहां पर ठंड नहीं पड़ती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर आपका लो नहीं जाता है, तो आप 15 सितंबर के बाद भी कर सकते हैं। आपको टिश्यू कल्चर लगाना चाहिए या शक्कर लगाना चाहिए? मेरे 21 साल के अनुभव के हिसाब से हमें टिश्यू कल्चर ही लगाना चाहिए, हमें शकर्स नहीं लगाना चाहिए। शकर्स के अंदर 30% मोर्टेलिटी आती है, एक साथ में हमारा लूम बार नहीं निकलती है। तो क्या है कि टिश्यू कल्चर हम लगाते हैं तो एकदम सब कुछ एक साथ में निकलता है। बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी कंपनी का लगाना चाहिए। तो जो कंपनी हमारे लोकल लेवल पर पॉपुलर है, जो कंपनी चल रही है, वो लगाना चाहिए। जैसे मैं गुजरात में हूँ तो गुजरात के अंदर जैन सबसे ज्यादा पॉपुलर है, तो जैन का लोग लगाते हैं। बहुत सारा अच्छी प्रोडक्शन आती है। दूसरा कैडिला कंपनी है, कैडिला कंपनी का भी रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। मनोज जी, मुझे उत्तराखंड के बारे में पता नहीं है कि वहां कौन सी कंपनी चलती है, लेकिन जो पॉपुलर कंपनीज हैं, जैसे चैन का नेटवर्क बहुत अच्छा है, कैडिला का नेटवर्क भी बहुत अच्छा है। फिर कई पुरानी कंपनीज भी रहती हैं, जैसे श्री बायोटेक है, या फिर क्या बोलते हैं, शील्ड बायोटेक है। पॉपुलर कंपनीज है जिनके वहां पे स्टेट के बारे में मैं कुछ कंपनीज के नाम बता रहा हूं, लेकिन आप उन कंपनीज की तरफ जाइए जिनका 5 साल का रिकॉर्ड आपको पता हो, आपके एरिया में अच्छा काम कर रही हो, वो 5 साल से आपके वहां पे हो, वो करिए। बिना नई नई कंपनी जो आती है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, उसको अवॉइड करिए। हाउ द प्लांट शुड बी, जब आप प्लांट खरीदते हैं तो प्लांट कैसा होना चाहिए? अगर आप गर्मी में प्लांट खरीद रहे हैं तो प्लांट बड़ा होना चाहिए, फुल्ली हार्डन होना चाहिए। जो हार्डन प्लांट होता है उसके ऊपर रेड कलर के डॉट्स नए पत्तों में आए होते हैं। अगर आप मानसून में लगा रहे हैं तो आप छोटा सा प्लांट लगा सकते हैं। छोटे से प्लांट के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता। छोटे प्लांट बहुत जल्दी शुरू हो जाता है मानसून के अंदर, तो छोटा लगाना चाहिए। लैंड प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए? लैंड प्रिपरेशन के अंदर अगर आपकी जमीन ब्लैक सॉइल है, बहुत कड़क टाइप की है, तो पहले आपको प्लाव लगा देना चाहिए। प्लाव को करके आपको थोड़ा 1 महीने के लिए धूप लगा देनी चाहिए। उसके बाद में कल्टीवेटर करके, कल्टीवेटर से करने के बाद में आपको आप अगर आपकी सॉइल नदी किनारे वाली है, सॉफ्ट है, तो आप फ्लैट जमीन पे लगा सकते हैं। अगर आपकी सॉइल ब्लैक है तो आपको बेड पे लगाना चाहिए। बेड बनाने के बाद में बेड पे लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आप गर्मी में लगा रहे हैं प्लांट, या अभी मानसून शुरू नहीं हुआ, एक भी बारिश शुरू नहीं हुई, उससे पहले आप लगा रहे हैं, काफी जगह पे अभी बारिश हो चुकी है लेकिन बहुत सारी जगह बारिश नहीं हुई है और आपका अभी भी लगाना बाकी है, तो पहले आप पानी दे दीजिए, पानी से जमीन को ठंडा कर दीजिए, बाद में ही लगाइए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो प्लांट मर जाता है, लगाते ही मर जाता है। मतलब प्लांट लगाने से पहले जमीन एकदम ठंडी हो जानी जरूरी है। ड्रिप कैसी लगानी चाहिए? बहुत सारे फार्मर ड्रिप की एक ही लाइन लगाते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए तो दो प्लांट के दोनों साइड पर 2 लाइन लगाइए। इनलाइन वाली ड्रिपर लीजिए, 1.25 फुट का लीजिए, 4 घंटे का, 4 लीटर्स पर आवर वाला, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। केले के अंदर एक्सटर्नल ड्रिपर नहीं होता है। बेड साइज आप अनूप जी पूछ रहे हैं, तो बेड साइज अराउंड 2 से 3 फीट के आसपास का बेड
विड्थ होना चाहिए और 1 से 1.5 फुट से शुरुआत होना चाहिए, क्योंकि आप बाद में भी बेड आप चढ़ाते हैं तो और बड़ा बेड हो जाता है। 2-2.5 फीट विड्थ और 1 से 1.5 फीट ऊंचाई। कोई भी क्वेश्चन आता जाए आप तुरंत पूछते जाइए, मैं आपको जवाब देता रहूंगा। पूरा इंटरेक्टिव अपना सेशन रहना चाहिए। अब हमें सोइंग करते समय क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें खड्डा खड्डा 1 बाय 1 का एक लगाना चाहिए। अगर अपने पास में अभी बरसात हो जाती है तो इतना बड़ा खड्डा करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर बरसात से पहले करते हैं तो काफी अच्छा हो जाता है, तो रूट्स बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं। बेसल डोज के अंदर हमें इतना बड़ा खड्डा अगर हम कर रहे हैं तो 500 ग्राम कंपोस्ट देना चाहिए, 100 ग्राम डीएपी देना चाहिए और वैम देना चाहिए। 100 आईपी का अगर हम दे रहे हैं तो 3 ग्राम देना चाहिए। जैसे ही आप प्लांट लगाते हैं, can we use furrow irrigation? Furrow irrigation is required when you are not going for drip irrigation. अगर आप फरो इरिगेशन पे जा रहे हैं तो आपको बेड पर नहीं करना चाहिए, आपको फ्लैट जमीन पे करना चाहिए, लिएंडर। जैसे ही आप प्लांट लगा देते हैं आपको 1 लीटर पानी तुरंत देना चाहिए। पानी इसलिए देना चाहिए क्योंकि जब भी हम कोई भी प्लांटेशन करते हैं उसके बाद पानी इसलिए देना चाहिए ताकि हवा बाहर निकल जाए। वन टाइम में आप दे रहे हैं, क्योंकि अगर अगर आप बड़ा खड्डा कर रहे हैं तो वन टाइम में दीजिए। आपका अगर अगर बरसात शुरू हो गई है तो इतना बड़ा खड्डा करना पॉसिबल नहीं है, तो आप इतना सारा फर्टिलाइजर नहीं दे सकते हैं, तो आप बाद में दीजिए। जैसे आपकी कैसे सोइंग कर रहे हैं सब उसके ऊपर है। जैसे जैसे ही आपकी सोइंग पूरी हो जाती है तभी आपको तुरंत आपको फंगीसाइड देना है फर्स्ट ड्रेंचिंग के साथ में। अगर आप गर्मी में अगर कर रहे हैं, गर्मी के टाइम पर आप प्लांटेशन कर रहे हैं, तो आपको सोइंग के साथ में सीओसी या अपने सीओसी दे सकते हैं, या फिर आप कार्बनिज्म मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, या कार्बनिज्म दे सकते हैं। उसके साथ में आपको यूमिक लेना चाहिए तो अच्छा रूट्स लंबा होता है। दूसरा स्प्रिंट, मेरे को मालूम नहीं पड़ा शिवम जी, आप स्प्रिंट पूछ रहे हैं, व्हाट डज इट मीन बाय स्प्रिंट? आई डिडंट गेट व्हाट यू आर आस्किंग। वो कोई ब्रांड नेम होगा, मैं टेक्निकल की बातें करूंगा, मुझे पता नहीं है स्प्रिंट में क्या आता है। आप टेक्निकल देख लेना, मैं टेक्निकल की बात करूंगा, मुझे हर ब्रांड के बारे में नहीं पता है। आपको फंगीसाइड के अंदर ये 2-3 चीजें हैं जो देनी चाहिए। साथ में आपको रूट फॉर्मेशन के लिए आईबीए आईए आधारित कोई प्रोडक्ट भी देना चाहिए। जैसे हमारी कंपनी रूट मल्टीप्लायर बनाती है तो उस तरह का कोई प्रोडक्ट आप दे सकते हैं, तो रूट फॉर्मेशन बहुत ज्यादा अच्छा होगा। पहले 3 महीने तक शुरू में हमें बिल्कुल भी क्या क्या बोलते हैं फर्टिलाइजर ड्रिप से नहीं देना चाहिए। ड्रिप से फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फंगीसाइड, हाँ ये पॉइंट मैं मिस कर गया हूँ। अगर हम मानसून में दे रहे हैं, मानसून में हम प्लांटेशन कर रहे हैं जो अभी समय चल रहा है, तो आप ऑर्गेनिक फंगीसाइड दे सकते हैं। तो ऑर्गेनिक फंगीसाइड के अंदर आप ट्राइकोडर्मा विरिडी, सूडोमोनास दे सकते हैं, ट्राइकोडर्मा विरिडी अकेला दे सकते हैं, और ट्राइकोडर्मा के साथ में आप वैम दे सकते हैं। अभी मानसून के अंदर अगर बारिश बहुत हैवी है तो अगर आप केमिकल फंगिसाइड देंगे तो वो धुल जाएगा, इट विल बी वॉश्ड ऑफ फॉर एवरीवन। इफ यू आर डूइंग प्लांटेशन ड्यूरिंग मानसून, तो अगर आपके रेनफॉल चालू है, गो फॉर ऑर्गेनिक फंगिसाइड लाइक ट्राइकोडर्मा। हमारा भी एक ऐसा प्रोडक्ट है माइक्रोब्स करके जो आप देख सकते हैं, उसके बारे में डिटेल बाद में बताएंगे। शुरुआत का हमारा यही फोकस रहना चाहिए कि हमारा प्लांट सर्वाइव कर जाए और उसका रूट फॉर्मेशन हो। तो हमें शुरुआत में जो कुछ भी करना है, पानी दे देना चाहिए, फंगिसाइड दे देना चाहिए। रूट फॉर्मेशन के लिए जैसे मैंने बताया आईबीए आईए आधारित प्रोडक्ट आते हैं वो दे सकते हैं, या आप वैम दे सकते हैं। वैम मींस वेसिकुलर आर्बासिकुलर माइकोराइजा, इसको माइकोराइजा भी कहा जाता है। अगर अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं, तो फोकस ऑन रूट फॉर्मेशन व्हेन यू आर डूइंग सोइंग। अभी हमने शुरू में अपने स्टेजेस के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से स्टेजेस आते हैं अपने। तो शुरुआत में अपने ये 7 to 21 डेज की केला है तो इतने आ जाते हैं। शुरू में हमें इस तरह से करना है कि इरिगेशन अपनी रेगुलर चलती रहे, इरिगेशन में कोई भी अपनी कमी ना आए। सेकेंडली अपने हमें पूरा वीड फ्री हमें रखना चाहिए। जो भी वीड्स आ रहे हैं, जो निंदामन बोलते हैं या खरपतवार बोलते हैं हिंदी में, खरपतवार बिल्कुल भी ना आए। और हमें शुरू में मैंने जैसे बोला है कि जो पहले हम ड्रेंचिंग करते हैं तो फंगीसाइड, रूट्स मल्टीप्लायर, क्लोरोपाइरिफॉस। अगर आपके एरिया में मुंड बोलते हैं या व्हाइट कलर का जो एकदम कीड़ा आता है वो अगर है, अगर आपने कच्चा आपने रॉ फार्म यार्ड मैन्योर यूज कर लिया तो आपको क्लोरोपाइरिफॉस कंपलसरी देना ही देना है। जैसे अभी है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट करना है तो उसके बाद सेकंड ड्रेंचिंग जो करनी है वो हमें
फॉस्फोरस, माइक्रोन्यूट्रिएंट, नेचुरल एसिड मींस ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड, एमिनो एसिड, सीवीड्स उनकी करनी चाहिए। जैसे ही ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पोस्ट सोइंग मतलब सोइंग के बाद में हमें ड्रेंचिंग करना है रूट फॉर्मेशन फंगस के लिए। अगर हम गर्मी के टाइम में हैं तो हमें पानी को हाथ से ड्रेंचिंग करना चाहिए। हाथ से इसलिए ड्रेंचिंग करना चाहिए अलोंग विद ड्रिप इरिगेशन, क्योंकि क्या है कि जो ड्रिप का पानी होता है वो कई बार अपने प्लांट के एग्जैक्टली उसके पास में नहीं गिर रहा होता, तो प्लांट मर जाता है। तो पहले 4 से 5 बार हमें हाथ से हर दूसरे तीसरे दिन पानी देना चाहिए। अगर मानसून शुरू हो गया जैसे हमारे सूरत में शुरू हो गया है, तो आप देखिए कि वाटर लॉगिंग नहीं हो रहा हो, पानी इकट्ठा ना हो रहा हो। पानी अगर इकट्ठा होगा तो तुरंत फंगस लग जाएगा और प्लांट मर जाएगा। बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड फॉर ड्यूरिंग मानसून मतलब इट इज नॉट फॉर मानसून। आपको शुरुआत में फंगस ना लगे, योर प्लांट डोंट कैच फंगस, यू नीड टू गिव आइदर बायोलॉजिकल और केमिकल, not pesticide but fungicide. Pesticide, why I'm telling pesticide is अगर आपके यहाँ पर white grubs अगर आ रहे हैं, white grubs normally आते हैं जब when you use a raw farmyard manure, you don't use properly compost, आप ढंग से यूज नहीं करते तो आपके वहां आते हैं। सेकेंडली इफ यू आर हैविंग टर्माइट, दीमक अगर आपके खेत में है तो आपको यूज करना की जरूरत है। दूसरा, अगर आपका हैवी रेनफॉल हो रहा है तो वाटर लॉगिंग, व्हाइट फ्लाई कभी भी केले में नहीं होती है, सो डोंट वरी। द थिकनेस, लीफ थिकनेस इज वेरी गुड। व्हाइट फ्लाई इज यूजुअली एट इन क्रॉप्स वेयर द लीफ थिकनेस इज वेरी लेस। शुरुआत का फर्टिलाइजर हमें 2-3 फर्टिलाइजर हमें तुरंत देने हैं। 3 फर्टिलाइजर ड्रेंचिंग के द्वारा ही देने हैं हमें। हमें और क्या बोलते हैं, 3 ड्रेंचिंग करने चाहिए। फॉर टेम्परेचर हाई लो व्हाट कैन वी यूज? सर टेम्परेचर के हाई, मैंने बोला ना, अगर टेम्परेचर हाई है तो केमिकल यूज करिए। अगर आपकी बरसात शुरू हो गई है, लो टेम्परेचर है, तो गो फॉर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, दैट विल बी मच बेटर। फर्टिलाइजर में हमें शुरुआत में ड्रेंचिंग करना चाहिए। ड्रेंचिंग के अंदर हमें फॉस्फोरस आधारित फर्टिलाइजर देना है, पॉलीफॉस्फेट हम दे सकते हैं, साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट देना चाहिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट अगर हम फॉस्फोरस के साथ तभी दे सकते हैं जब हम चिलेटेड यूज कर रहे हैं। चिलेटेड यूज नहीं कर रहे हैं तो कभी भी फॉस्फोरस के साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं देना। ये इस बारे में मैं आगे आगे आपको बताऊंगा भी। तो हमें हर 7-7 दिन के अंतर पर कुछ ना कुछ उसको प्लांट को देना है। पहले जैसे पहली ड्रेंचिंग के अंदर हम मैंने बताया रूट्स मल्टीप्लायर और यूमिक देना है फंगीसाइड के साथ में। दूसरा हमें देना है पॉलीफॉस्फेट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। तीसरे में हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट और साथ में यूमिक, फुल्विक, एमिनो, सीवीड देना है। ये तीन हमारे अगर तुरंत हमारे ड्रेंचिंग अगर हो जाते हैं तो पौधे का जीन एक्सप्रेशन शुरू हो जाता है। जीन एक्सप्रेशन मींस कि हमारे वो गुजराती में बोलते हैं कि चाल पकड़ाई जाए, मतलब चाल पकड़ लेता है वो। और उसके बाद आप जो दोगे वो उसका फटाफट वो अपना फुल एक्सप्रेशन देगा, अपना जीन एक्सप्रेशन देगा। जब अपना क्रॉप 60 डेज के आसपास आता है तो 15-20 दिन के लिए पानी बंद कर दो। अगर हमें मॉनसून नहीं है, पानी बंद कर सकते हैं तो करो, इससे रूट्स नीचे जाएंगे। अगर बारिश चालू है तो हम कुछ नहीं कर सकते। मॉनसून का जो अभी पीरियड चल रहा है, इस समय ज्यादातर लोग क्या करते हैं, तो मॉनसून के टाइम पर हमें जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि वाटर लॉगिंग कंडीशंस ना आ जाएं। अगर वाटर लॉगिंग कंडीशन आ रही हैं तो हमें स्लोप बनाने की जरूरत है। अगर आपके यहाँ पहले से बहुत ज्यादा बारिश है और अभी भी खेत तैयार करना बाकी है और बारिश नहीं शुरू हुई है, तो खेत को स्लोप देके बनाइए ताकि सारा का सारा पानी बाहर निकल जाए। फिर फर्टिलाइजर्स और स्प्रेस तभी दीजिए। बहुत सारे एप्स आते हैं, क्लाइमेट वाले एप्स रहते हैं, आपके मोबाइल में होते ही हैं। तो एप्लीकेशन में देखिए कि बारिश कब होने वाली है। 1-2 दिन तक बारिश नहीं होने वाली है तो ही फर्टिलाइजर दीजिए, तो ही स्प्रे दीजिए। शुरू में स्प्रे से भी बहुत अच्छा रहता है क्योंकि पौधा जल्दी से उठा पाता है। अगर आपने ग्रेनुलेटेड फर्टिलाइजर दे रहे हैं, जैसे मैंने रिकमेंड किया, डीएपी देना है, अमोनियम सल्फेट देना है, तो फर्टिलाइजर देने के बाद में हमें कवर कर देना है उसको सॉइल से, कभी भी खुला नहीं रखना है। और हमें 4 से 5 एंगल दूर, मतलब कि 4 से 5 इंच दूर देना है और उसको कवर करना है। दूसरा, हमें रेगुलर वीडिंग करनी है। जब भी हमें चांस मिले, बारिश बंद हो रहा है तो वीडिंग करना है। अगर वीडिंग नहीं करेंगे तो फर्टिलाइजर खा जाएगा, वो हमारा प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अगर मानसून चालू है, बरसात चालू है, तो यूरिया फर्टिलाइजर का यूज नहीं करिए। इंस्टेड गो फॉर अमोनियम सल्फेट।
अमोनियम सल्फेट क्या सल्फर भी देगा, नाइट्रोजन भी देगा और गर्मी भी देगा। तो 3 ट्रिपल काम हो जाता है हमारा। तो ठंड मतलब बरसात के टाइम हमें अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर देना चाहिए। अगर हमारा हमने लास्ट ईयर अपना क्रॉप लगाया था और अभी उसकी हार्वेस्टिंग अभी हो रही है, तो थ्रिप्स का अटैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ग्लाइफोसेट, वीडीसाइड, शिवम आई विल बी कवरिंग दिस, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कौन कौन सा वीडीसाइड यूज करना है पेशेंस, मैं आपको लास्ट में सब बता मतलब पूरा आ जाएगा। ग्लाइफोसेट के बारे में मैं कवर करने वाला हूँ। सर मैं आपने लेट ज्वाइन किया है, आप अपना नाम बदल दो मिस्टर, आपका नाम लेनोवो लिखा हुआ आ रहा है। प्लांटेशन कब होना चाहिए उसको मैंने कवर कर लिया है, अब मैं बाद में कवर करूंगा। इट इज ऑलरेडी बीन कवर्ड, आपको इसके बारे में बाद में जवाब दे पाऊंगा। दूसरा, जहां अगर हम बारिश के टाइम पर पानी जहां पे इकट्ठा हो रहा है वहां पर लील मतलब आलगी वो इकट्ठा हो जाता है। अगर आलगी इकट्ठा हो जाता है तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा, तो आपका जब भी बरसात बंद होती है तो आलगी दूर करते रहिए। अगर आपका लास्ट ईयर का प्लांटेशन है तो बारिश शुरू होने से पहले सिका टोका के लिए स्प्रे करिए। क्या करेंगे वो आगे आ जाएगा, लेकिन ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है मानसून के टाइम। अब ये अपनी अराउंड 45 डेज की केला होती है, वो इतनी हो जाती है। अगर बरसात नहीं है, अगर फोटो पीरियड उसका बढ़ रहा है, 10 से 14 घंटा हो रहा है, तो नया पत्ते की आने की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नॉर्मली ऑन एन एवरेज 8 से लेकर 11 दिन के बीच में एक पत्ता आता है। तो ऑन एन एवरेज 9.5 दिन के अंदर एक पत्ते की आने की स्पीड है। पौधा गिर जाता है, ब्राउन रिंग हो जाती है। सर उसको सिकाटोका बोलते हैं। सिकाटोका नहीं, उसको कॉलर रॉड बोलते हैं। जब अपने डिजीज वाले सेक्शन में आएंगे तब उसके बारे में अपने कवर कर लेंगे। रावल जी आप जब डिजीज वाला सेक्शन है तब ये बात बारे में पूछना। अभी जो टॉपिक चल रहा है अगर आप वो पूछते जाते हैं तो रेलेवेंट ज्यादा रहेगा और मैं हर पॉइंट को कवर करता जाऊंगा एक एक करके। दूसरा, जब अपने 45 डेज का है तब अपने को कॉम्बी 2 मतलब कि चिलेटेड मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करना चाहिए। साथ में हमें एनपीके और मैग्नीशियम भी जो रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से देना चाहिए। इस पीरियड में अगर अपने बरसात बंद रहती है तो इंटर कल्टीवेशन मतलब कि खेड़ करते रहनी चाहिए। जितनी हम खेड़ करेंगे शुरुआत में उतनी हमारी ऑक्सीजन ज्यादा अंदर जाएगा। जितना अंदर जाएगा उतना हमारा ग्रोथ अच्छा रहेगा, रूट फॉर्मेशन अच्छा रहेगा। अब अपनी अगर मानसून का पीरियड खत्म हो जाता है, जैसे मानसून खत्म हो गया सितंबर में, तो हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। जब मानसून होता है इंटर क्रॉपिंग आपको पहले करना पड़ता है। लिएंडर जी अगर आपको इंटर क्रॉपिंग रूट्स का ही करना चाहिए, रूट क्रॉप का ही कर सकते हैं, तो नॉर्मली जो लोग भी इंटर क्रॉपिंग करते हैं वो केले की प्लांटेशन से पहले करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे एलिमेंट फूट होता है, सूरन जिसको कहा जाता है वो किया जाता है, हल्दी होती है, अदरक होती है, टर्मरिक, जिंजर, फिर रतालू होता है। ये सब क्रॉप्स अपने इंटर क्रॉपिंग में होते हैं, लेकिन इन सब की प्लांटेशन केले लगाने से पहले होती है। After doing the plantation of banana, intercropping is very difficult. Post मानसून अब अपना खत्म हो गया है, तो जब मानसून का पीरियड होता है तो वहां पे सब जगह पे पानी गिर रहा होता है। जहां पे भी पानी गिरता है वहां पर रूट जोन अपने बन जाते हैं, प्लांट जितना बड़ा हो रहा होता है। मैं आपको शेयर करूंगा, दिस पॉइंट विल बी कवर्ड। शिवम, कितना पानी कब देना है दैट विल बी कवर्ड। लीव स्प्लिटिंग के प्रॉब्लम के बारे में बोलूंगा। सर आप ये रेडमी से अपना नाम बदल दो, रेडमी से मालूम नहीं पड़ेगा कौन है, तो मैं आपका नाम बार बार रेडमी बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आप अपना नाम चेंज कर दीजिए। जैसे बरसात बंद हो रहा है, धर्मेश, प्लीज धर्मेश अपना नाम चेंज करिए। तो क्या है कि मेरे को याद नहीं रहेगा कि रेडमी मीन्स धर्मेश। अभी जैसे जहां जहां पे बारिश गिर रही है, फुल रेनफॉल आ रही है, तो हर जगह रूट्स आ जाता है। अब अचानक से जब बरसात बंद हो जाती है और हम लगता है कि अभी पानी नहीं देंगे, तो एक बहुत बड़ा शॉक लगता है। तो जैसे बरसात बंद हो जाए तो तुरंत के तुरंत, अगर आपने ड्रिप नहीं लगाई है तो ड्रिप पहले से स्प्रेड कर दो। ड्रिप तुरंत शुरू कर डालो ताकि प्लांट को शॉक ना लगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो जहां पर ड्रिप का पानी गिरने वाला है वहीं पर रूट जोन बनने वाला है। तो वो शॉक को अवॉइड करने के लिए फटाफट आप ड्रिप को शुरू कर देना चाहिए। पहला काम हमें ये करना चाहिए। दूसरा, अगर हमारे पत्ते एक दूसरे को बहुत बड़ा प्लांट नहीं हुआ है और अगर अपनी वास्पा कंडीशन आ जाती है, वराप आ जाती है, तो हमें इंटर कल्टीवेशन करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारा पानी गिर जाता है, जमीन टाइट हो गई होती है,
कुछ जगह पर हमें algae भी बन गई होती है, तो हमें इंटर कल्टीवेशन करना चाहिए। अगर अगर बारिश बंद होने के बाद में बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, अगर क्या बोलते हैं गर्मी शुरू हो जाती है, तो उस समय बेड फॉर्मेशन को अवॉइड करना चाहिए, बेड नहीं बनाने चाहिए। अगर हम बेड बनाते हैं और साथ में फर्टिलाइजर भी देते हैं, तो कॉलर रॉट आने के बहुत चांस है। जो आप पूछ रहे थे कि वो ब्राउन हो जाता है रावल जी, वो ये कॉलर रॉट होता है। तो अगर हमें बेड चढ़ाना है, अगर जरूरी है, बेड हमने नहीं चढ़ाया है, तो फर्टिलाइजर देना है तो दूर फर्टिलाइजर दीजिए, 9 से 12 इंच दूर दीजिए। स्टेम के पास, सूडो स्टेम के पास नहीं आना चाहिए। आप चेक करिए कि आपकी ड्रिप चल रही है कि नहीं चल रही। ड्रिप अगर आपकी चौक है, तो उसको फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड देकर उसको खोल दीजिए। अगर आपके पौधे, आपने बहुत जल्दी प्लांटेशन किया था गर्मी में, तो पौधे एक दूसरे को पत्ते यूं लग जाएंगे, तो एक लास्ट आप खेड़ कर लीजिए, लास्ट इंटर कल्टीवेशन कर लीजिए। उसके बाद में इंटर कल्टीवेशन मत करना, क्योंकि रूट जोन डिस्टर्ब होंगे तो मजा नहीं आएगा। और अपने इंटर कल्टीवेशन करते ही रूट जोन बने, उसके लिए आप यूमिक है, रूट्स मल्टीप्लायर है, उसका करिए। अगर आपके पत्ते एक दूसरे को यूं टच हो गए हैं, तो आप ड्रिप में फर्टिलाइजर शुरू कर सकते हैं। जब तक पत्ते हमारे एक दूसरे को नहीं लगते हैं, तब तक हमें फर्टिलाइजर शुरू नहीं करना चाहिए। अब इस तरह से 90 दिन की केला हमारी इस तरह से दिखाई देगी। जब 90 दिन की केला हमारी बनती है, तब अपना वो बर्ड फॉर्मेशन, मतलब कि गाप धारण का जो समय होता है वो होता है। नॉर्मली 30 पत्ते जब निकले होते हैं तब होता है। हम जो नॉर्मली टिश्यू कल्चर का प्लांट लेते हैं वो 9 से 12 पत्ते का होता है, तो उसके 18 पत्ते आने के बाद में जो सूडो स्टेम फॉर्मेशन शुरू होता है वो 90 डेज के आसपास होता है। 90 डेज के आसपास आते आते अपने नियरली 20-25-30 पत्ते के आसपास आ गए होते हैं। तो जो अब अभी इसको लूम क्या बोलते हैं, जो क्लस्टर ऑफ फ्रूट्स बोलते हैं, जो लूम निकलती है उसको बंच कहा जाता है, और जो जो अपने क्या बोलते हैं, जो केले होते हैं उसको फिंगर्स कहा जाता है। ये कॉमन लैंग्वेज है। जब ये जो पीरियड होता है 90 डेज का, जो पीरियड शुरू होता है, तो बहुत ज्यादा फॉस्फोरस और पोटेश की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि ये अब सबसे क्रिटिकल पीरियड शुरू हो जाता है कि 90 से लेकर 150-180 डेज तक आप जो फर्टिलाइजर दोगे, वही तय करेगा कि आपकी लूम कितनी बड़ी आएगी, मतलब आपका बंच कितना बड़ा आएगा और आपका फिंगर्स कितनी ज्यादा आएंगी। कितने फिंगर्स आएंगे, कितने फिंगर्स के अंदर कितने कितने फिंगर, मतलब कितने हैंड्स आएंगे और कितने फिंगर्स आएंगे, वो बंच आपका वो तय कर पाएगा। तो ये पीरियड सबसे क्रूशियल पीरियड होता है, जिसको हम बोलते हैं कि पोस्ट पोस्ट अपने मॉनसून एंड प्री विंटर। ये आ गया वो पीरियड कि जब मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज रहता है, एक शुरुआत का स्टेज रहता है फर्टिलाइजर का, जो हमें बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। और ये सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेज है। इस समय अगर हमारा टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री के बीच में रहता है, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा। टेम्परेचर इससे ज्यादा है, कम है, तो वो सीधा उसकी इंपैक्ट आपके रिजल्ट पे आ जाएगी। इस समय आप मैक्सिमम क्वांटिटी में फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट सब कुछ दीजिए। मैं आपके साथ शेड्यूल शेयर करूंगा, उसको आप देख लेना। लेकिन ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि विंटर जब शुरू होती है तो ग्रोथ बिल्कुल अटक जाता है। तो ये एक पीरियड रहता है। और अगर आपकी बहुत हैवी रेनफॉल है, तो आप बहुत हैवी रेनफॉल में बहुत फर्टिलाइजर नहीं दे पाते हैं, तो ये पीरियड के अंदर मैक्सिमम फर्टिलाइजर दे देना चाहिए। इस समय हम अपना अर्थिंग अप, मतलब पाड़ा चढ़ाने का काम कर सकते हैं, ताकि हमें हमें रूट फॉर्मेशन आसानी से हो सके। कई बार इस पीरियड के अंदर क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने के कारण कॉलर और का चांसेस हो जाता है, तो वो उस समय फंगिसाइड देने की जरूरत है। और कई बार क्या बोलते हैं कि बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है और ड्रेनेज बराबर नहीं होती, तभी भी कॉलर के चांस होते हैं। तो इस समय हमें कॉलर के लिए भी फंगिसाइड देना चाहिए। लिएंडर ऑर्गेनिक वे के बारे में मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा। ये वेबिनार प्रॉफिटेबल फार्मिंग के ऊपर है। सो माय मोर फोकस विल बी ऑन टेलिंग द मेथड्स टू ग्रो प्रॉफिटेबल फार्मिंग. I can reply about your questions in our group individually. Don't worry. I will cover that, but not in this during the webinar. अब हमारा जब पौधा 90 से 150 के बीच में जो होता है, तो हमें एक हेल्दी प्लांट देखने को मिलता है। अब इस तरह का हेल्दी प्लांट होता है। तो हेल्दी प्लांट हम किसे कहते हैं? हेल्दी प्लांट वो होता है जिसके अंदर वी शुड गिव
वी शुड गिव फंगिसाइड इवन इफ कॉलरॉट। सर यस, देना चाहिए, देना चाहिए, वो आपको शुरू में दे देना चाहिए। अगर वाटर लॉगिंग कंडीशन आई है तो आपको उसके उस समय भी आपको फंगिसाइड देना चाहिए कॉलरॉट बचाने के लिए। अगर आपके कुछ भी पौधे को कुछ हुआ नहीं है और आपको हेल्दी पौधा के बारे में देखना है तो नया पत्ता हमेशा पुराने पत्ते से बड़ा आएगा, ऑलवेज, दैट इज अ रूल। और दो पत्तों के बीच में मतलब इंटरनोड लेंथ जो बोलते हैं वो दो पत्तों के बीच में बहुत ज्यादा अच्छी होगी। सारे के सारे जो पत्ते हैं इसको सूडो स्टेम बोलते हैं। सूडो स्टेम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो थर्ड होता है, स्टेम होता है, वो पत्तों से बनती है, इसलिए सूडो स्टेम। तो सूडो स्टेम होती है वो सारे के सारे पत्ते इकट्ठे होने चाहिए। मैंने एक फोटो दिया है यहाँ पर, ये इस पत्ता अलग हो रहा है तो ये अच्छा निशानी नहीं है, मैंने जानबूझ के फोटो लिया है। इट इज नॉट अ गुड साइन ऑफ अ हेल्दी प्लांट। न्यू प्लांट मतलब छोटे छोटे बच्चे साइड में से आने शुरू हो जाते हैं 90 टू 120 डेज के बीच में। सूडो स्टेम जो होती है, जो थर्ड है, वो ब्लैक हो रहा होता है। लोअर लीव्स अभी भी ग्रीन रहते हैं और आपको 12 से 15 अच्छे लीव्स देखने को मिलते हैं। अगर ये आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, दैट मीन्स योर प्लांट इज हेल्दी। आपका बनाना प्लांट एकदम हेल्दी है। ये आ गया 150 डेज का पीरियड अपना। 150 डेज के अंदर अगर हवा लगती है तो इस तरह से आ जाता है, बाहर के प्लांट इस तरह से दिखाई देते हैं। ये रटून क्रॉप का फोटो है। इस समय हाइट अराउंड 6 से 7 फुट की हो जाती है और लीफ का जो लेमिना रहता है वो विड्थ 2 से 2.5 फुट की होनी चाहिए। नहीं है तो मतलब अपना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। इस समय 150 दिन के आसपास आते आते 26 से 30 प्लांट दिखने मतलब लीज होते हैं उसके ऊपर। और स्टेम की साइज जो होती है वो उसकी रेडियस नियरली 1 से 1.25 फुट के बीच में होती है। इस समय वापस से हमें हाई फॉस्फोरस, हाई पोटेशियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैग्नीशियम, कैल्शियम सब देना चाहिए और थोड़ा सा नाइट्रोजन देना चाहिए। अब अगर पीरियड, अब इसके बाद में हमारा ठंडी का पीरियड आ जाता है तो हमें ठंड में क्या क्या केयर लेनी चाहिए। टेम्परेचर अगर जैसे 20 डिग्री के बीच में, 25-24 डिग्री के बीच में नीचे टेम्परेचर जाता है तो 20 डिग्री के आसपास आते ही ग्रोथ कम हो जाती है। हाइट उस समय 5 से 7 फुट की केले की हो गई होती है अगर आपने अच्छा दिया होता है। तो अगर टेम्परेचर जितना अगर लो जा रहा है तो आपको फर्टिलाइजर को स्प्रेइंग के द्वारा देना चाहिए या ऊपर ऊपर से दो पत्तों के बीच में डाल के देना चाहिए, तो रिजल्ट अच्छा मिलता है। इस समय आपको नाइट्रोजन का अपटेक बंद हो जाता है उस समय, तो उस समय यूरिया का फर्टिलाइजर को आप अवॉइड करिए। उस समय शुरुआत में अमोनियम सल्फेट दीजिए। नाइट्रोजन के लिए पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट को भी देना चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि उस समय ठंड हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस बराबर नहीं हो रहा होता, तो फोटोसिंथेसिस के लिए मैग्नीशियम सल्फेट की जरूरत होती है। फिर सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए, मतलब स्ट्रेंथ के लिए, ठंड के कारण उसका स्ट्रेंथ बना रहे उसके लिए हर 15 से 30 दिन में हमें कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम सल्फेट देने की जरूरत रहती है। ठंड शुरू होने से पहले, मतलब प्री विंटर, हमें सिकाटोका के लिए प्रोपिकोनाजोल, नेटिवो या कोई भी फंगिसाइड का स्प्रे पक्का ले लेना चाहिए ताकि प्रिवेंटिव सिकाटोका ना आए, नहीं तो सिकाटोका आ जाता है। अगर टेम्परेचर 12 डिग्री से कम जा रहा है और 5 दिन तक रहता है तो चॉकिंग आ जाती है। चॉकिंग में ऐसा होता है कि लूम बाहर आती ही नहीं है, वो फट के बाहर निकलता है, वो बाद में वो जो लूम होती है वो टूट जाती है। तो 12 डिग्री से कम टेम्परेचर आपका बहुत ज्यादा दिन तक रह रहा है तो जैसे मैंने शुरू में टेम्परेचर वाले में बताया था, यू डोंट गो फॉर बनाना फार्मिंग। इस समय आप ह्यूमिक एसिड दीजिए, बोरॉन दीजिए, सल्फर दीजिए, ये आपके रूट जोन को लंबा करेगा। सल्फर गर्मी देगा और क्या बोलते हैं, इवन फंगीसाइड का भी काम करता है, तो वो आपको देना चाहिए ठंड के समय। इस समय हमें फॉलियर फीडिंग के बारे में बताया है, तो फॉलियर फीडिंग मतलब कि ऊपर से स्प्रे, वो क्या होता है, थोड़ा सा थियरी उसके बारे में जान लेते हैं कि जब जब क्लाइमेट बराबर नहीं होता है और तब रूट से जब प्लांट नहीं खींच पाता है न्यूट्रिएंट्स को, तब उसको फॉलियर के थ्रू, स्प्रेइंग के द्वारा या ऊपर से उसको देने को फॉलियर फीडिंग बोलते हैं। फॉलियर फीडिंग जब हम देते हैं तो एक सेकेंडरी चैनल शुरू हो जाता है, दूसरा चैनल शुरू हो जाता है जिसके अंदर उसे फर्टिलाइजर ऊपर से मिलना शुरू हो जाता है। और बहुत सारे क्रॉप में इंक्लूडिंग बनाना बहुत ही जरूरी रहता है ठंड के समय। ठंड के समय अगर हम फॉलियर फीडिंग करते हैं तो बहुत काम का रहता है। जो भी तत्व हमारे इमोबाइल हैं, लाइक फॉस्फोरस एक इमोबाइल है, पोटैश भी कई नहीं हो पाता, हिल पाता है, कैल्शियम इज एन इमोबाइल,
एलिमेंट, तो इन मोबाइल एलिमेंट को हमें ऊपर से देना चाहिए क्योंकि वो हिल नहीं पाते हैं ठंड की वजह से, तो हमें ऊपर से देना चाहिए। अगर हमें किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी दिखाई देती है, कैसी दिखाई देगी उसकी सब स्लाइड्स आगे आएंगी, आपको मालूम पड़ जाएगा केले में कि ये ऐसा दिखता है, केले तो डेफिशिएंसी होती है। तो उसे नीचे से देखकर भी, हम फर्टिलाइजर को देखकर हमें उसको दूर करना चाहिए और उसको ऊपर से देखकर भी करना चाहिए, तो करेक्शन बहुत जल्दी आ जाता है फोलियर ब्रीडिंग में। जब हमारी रूट्स को डैमेज हो गई है, अगर वाटर लॉगिंग कंडीशन था, रूट्स खराब हो गई है, टेम्परेचर बहुत लो है, अगर हमारे को क्या बोलते हैं कि एरिएशन नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ आल्गी फॉर्मेशन, नेमाटोड्स लग गया, तो हमें ऊपर से फर्टिलाइजर देना चाहिए। और बहुत सारे वीड्स हो गए हैं, वीड्स को दूर करने का चांस नहीं मिल रहा है, बहुत सारे वीड्स हैं, तो भी हमें फर्टिलाइजर ऊपर से देंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये सब कंडीशंस हैं। और कुछ ऐसा स्टेज आ गई है कि क्लाइमेटिक कंडीशन अचानक से बहुत एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर है, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर है, तभी भी, और बहुत सारी बरसात है, तो इन सब कंडीशन में ऊपर से फॉलियर फीडिंग करने से हमें फायदा होता है। अब 180 डेज के आसपास लूम हमारी बाहर आ गई है, मतलब 6 मंथ में लूम बाहर आनी शुरू हो जाती है, जैन कंपनी के अंदर बाहर आ जाती है, दूसरी कंपनी में थोड़ी लेट आती है। तो उस समय हमें क्या क्या करना चाहिए? 180 डेज का अगर हमारा केला हो जाता है तो उस समय हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरॉन की कंप्लीट फर्टिलाइजेशन देना चाहिए। उस समय अगर हमारी ब्लंच आना शुरू होता है तो थोड़ा जिब्रेलिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट देते हैं तो भी काम लगता है। तो बंच आने के बाद में हमें हाई पोटेशियम और लिटिल नाइट्रोजन देना चाहिए, जैसे 13045 है, मतलब कि पोटेशियम नाइट्रेट है, वो देना चाहिए। साथ में हमें कैल्शियम बोरॉन देना चाहिए ताकि वजन अपना अच्छा बन पाए। अब अपने आ जाते हैं कि जब गर्मी का पीरियड हो जाता है, अगर हमने मानसून में अगर हमने प्लांटेशन किया होगा तो अभी समर आते आते अपना नियरली 210 डेज हो जाता है। अगर आपने प्लांट ब्लैक सॉइल में लगाया था, और कई बार क्या होता है ब्लैक सॉइल के अंदर ग्रोथ ही नहीं आ पाती, मतलब कि जो प्री विंटर पीरियड होता है ग्रोथ नहीं आती है, तो एक्चुअल ग्रोथ उसकी ब्लैक सॉइल के अंदर फरवरी मार्च में शुरू होती है। तो उस समय हमें फुल फर्टिलाइजर देना चाहिए ब्लैक को। अगर हमारा समर शुरू हो गया है, टेम्परेचर 30 डिग्री के ऊपर है, तो हमारा यूरिया फर्टिलाइजर इज वन ऑफ द बेस्ट फर्टिलाइजर, चीपेस्ट फर्टिलाइजर टू गिव यूरिया। अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो अपने जमीन के अंदर क्रैकिंग हो जाएगी, स्पेशली ब्लैक सॉइल के अंदर क्रैकिंग हो जाती है, तो हमें लूज वाटर देना चाहिए अदर देन ड्रिप इरिगेशन। तो रूट्स जल्दी टूटते नहीं है, रूट्स मेंटेन रहते हैं, प्लांट को प्रॉब्लम नहीं पड़ता है। अगर टेम्परेचर, इफ द टेम्परेचर इज गोइंग मोर देन 37 डिग्री, अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है तो गो फॉर लूज वाटर अदर देन ड्रिप इरिगेशन वाटर। इस समय उसका स्ट्रक्चर एकदम अच्छा होना चाहिए। अगर इस समय हम कैल्शियम नाइट्रेट देते हैं तो थर्ड नहीं गिरता है। जैसे ही गर्मी में टेम्परेचर 37 के ऊपर जाता है तो कंप्लेंट आनी शुरू हो जाती है कि भाई थर्ड टूट रहा है, प्लांट थर्ड से टूट रहा है। और कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम इज इमूवेबल मतलब एलिमेंट है, तो कैल्शियम नाइट्रेट के साथ ऑलवेज आप ह्यूमिक एसिड देने से कैल्शियम नाइट्रेट का रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है। कई बार बंच का टूटने का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है तो कैल्शियम नाइट्रेट देने से रुक जाता है, कम हो जाता है। जैसे ही लूम अगर हमारा बंच आ गया होता है तो क्या होता है कि वो जो डंडे का एरिया है, जो जो पोर्शन हैंड्स के ऊपर का है, तो वो कई बार एक्सपोज हो जाता है, तो ब्लैक होने की वजह से वो टूट जाता है। तो उसको जो लास्ट नया पत्ता आता है तो एक आप हुक से उसको पत्ते को नीचे करके वो पार्ट को कवर कर देना चाहिए। कवर कर देते हैं तो डायरेक्ट सन नहीं लगती है, उसकी वजह से भी कई बार बनाना का बंच टूट जाता है। अगर आपका प्लांट 5 से 6 फीट का हो गया, 5-7 फीट का हो गया है, उसका स्टेम एकदम बढ़िया है, तो आप इस समय रटून क्रॉप रख सकते हैं गर्मी में। रटून क्रॉप हम गर्मी में रखते हैं तो बहुत अच्छा। रटून के बारे में मैं आगे एकदम लास्ट में बात करूंगा ही, वो कल बात करूंगा, लेकिन आप ये टाइम में हम रटून क्रॉप रख सकते हैं। रटून की ग्रोथ बहुत अच्छी शुरू हो जाती है होनी। अब अपना केला 210 टू 40 डेज के बीच में हो जाता है तो उसका बंच फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, हैंड्स तय हो जाते हैं। तो मतलब मिनिमम 8 से 10 हैंड आते हैं, मैक्सिमम 12 से 18 आते हैं। जैसे जैन जैसी कंपनी की वैरायटी है उसमें हैंड बहुत ज्यादा आते हैं। अगर आप 10 से 11 से ज्यादा हैंड्स अगर आप रखते हो तो आपका
केले की लेंथ नहीं आएगी। केले की लेंथ जब नहीं आती है तो रेट मार्केट में अच्छा नहीं मिलता है। मार्केट के अंदर रेट अच्छा लंबे लंबे केले का ही मिलता है। तो आपको ज्यादा वाले जो ज्यादा हैंड्स होते हैं उसे तोड़ देने चाहिए। जो भी अच्छे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, महाराष्ट्र के फार्मर्स मैंने देखा है, महाराष्ट्र के बहुत सारे फार्मर ज्यादातर नीचे वाले हैंड्स को तोड़ डालते हैं। इसके साथ में हमें कैल्शियम, ईडीडीए का, बोरॉन का स्प्रे 13045 के साथ में स्टेम के ऊपर 2 से 3 बार करना चाहिए। अगर अपने को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर हमारा केला एक्सपोर्ट में नहीं जा रहा है तो हम डायरेक्ट स्प्रे कर सकते हैं। अगर हमारा केला एक्सपोर्ट क्वालिटी का है तो हमें डायरेक्ट स्प्रे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से डायरेक्ट स्प्रे करने से हमारे ऊपर कुछ सॉल्ट्स लग जाते हैं जो एक्सपोर्ट क्वालिटी में नहीं चलते हैं। तो आपको ड्रिप से ही ये सब फर्टिलाइजर देना चाहिए। हमें 3 से 4 स्प्रे करने चाहिए अगर पॉसिबल है, तो उससे लेंथ बहुत अच्छी होती है। साथ में इसके साथ में हम जिबरेलिक एसिड आधारित प्रोडक्ट का भी यूज करते हैं तो भी बहुत अच्छा रहता है। लास्ट अपना जो लास्ट स्टेज रहता है 250 टू 300 डेज का रहता है, जब हमारा केला रेडी हो रहा होता है, तो उसमें हमें लास्ट में एसओबी देना चाहिए, मैग्नीशियम सल्फेट देना चाहिए, जिब्रेलिक एसिड देना चाहिए, थोड़ा सा नाइट्रोजन देना चाहिए। तो फिंगर का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी बनती है। अभी तक अपने ने इतना जो कवर किया है, तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अब मैं अभी मैंने स्टेजेस के बारे में बताया, अब मैं फर्टिलाइजर कैसे रिकमेंड करने चाहिए, कैसे यूज करने चाहिए, उसके बारे में बात करूंगा। बनाना बनाना को फर्टाइल सॉइल चाहिए, जैसे आपने बात की है, और बहुत सारा फर्टिलाइजर चाहिए अच्छा क्रॉप के लिए। तो पहले 3 से 4 महीने में हम क्या क्या फर्टिलाइजर देते हैं वो ही तय करता है कि बंच का वेट क्या रहेगा और कितने हैंड्स आएंगे। तो व्हाट कुड लीड टू क्रैक्स इन फ्रूट? किरण, मेजर 2 रीजंस होते हैं फ्रूट के क्रैकिंग के अंदर, वो अपने आगे कवर करेंगे भी, लेकिन आपको अभी भी बता देता हूं। मेजर कैल्शियम एंड बोरॉन डेफिशिएंसी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अजय आपने शायद लेट ज्वाइन किया है, आइडल टेम्परेचर टू ग्रो बनाना, वो मैं शुरू में कवर कर चुका हूं, क्या टेम्परेचर होना चाहिए। आपने अगर मिस कर दिया है तो बाद में मैं आपको स्लाइड शेयर कर दूंगा। आइडल टेम्परेचर इज 25 टू 35। 3 से 4 महीने में हम क्या दे रहे हैं वही तय करता है कि क्या होगा, और उसी टाइम में हमें मैक्सिमम केयर लेनी चाहिए। हमें जो फॉस्फोरस फॉस्फोरस और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर रहता है वो दोनों तरह से दे सकते हैं हम। ड्रेंचिंग करके भी दे सकते हैं, ड्रिप से भी दे सकते हैं, और डीएपी के फॉर्म में आता है, डीएपी के फॉर्म में आता है ग्रैन्युलेटेड, वो हम रूट्स के पास दे सकते हैं, स्टेम के पास दे सकते हैं। तो अलग अलग तरह से दे सकते हैं। फ्लावर्स आर नॉट बिकमिंग फ्रूट, लिएंडर, फ्लावर विल नेवर बिकम फ्रूट। जब जब वो जो बंच होता है, वो बंच में जब फ्लावर आना शुरू हो जाता है तो उसको तोड़ देना होता है, वी नीड टू कट इट। फ्लावर विल नेवर बिकम फ्रूट, फ्रूट विल रिमेन फ्रूट ओनली। सॉइल एप्लीकेशन से शुरुआत में जो हम फर्टिलाइजर देते हैं वो हमें क्या बोलते हैं, सॉइल एप्लीकेशन देना चाहिए। क्या रहता है कि जब बहुत हैवी रेनफॉल आने वाला होता है तो हमारे से ड्रिप का फर्टिलाइजर या ड्रेंचिंग पॉसिबल नहीं होता है। तो उस समय अगर हमने लोकलाइज फर्टिलाइजर दे रखा होता है, ग्रेन्युलेट दे रखा होता है, तो वो बहुत काम करता है। और शुरू में अमोनियम सल्फेट और डीएपी, ये दोनों को हम ग्रेन्युलेटेड फॉर्म में दे सकते हैं। दूसरा फर्टिगेशन के साथ दे सकते हैं, फर्टिगेशन के साथ दे सकते हैं। मैंने जैसे शुरू में बताया था कि फर्टिगेशन से तभी देना चाहिए जब एक दूसरे को लीव्स एक दूसरे को टच हो जाएं। वो नॉर्मली 3 महीने के बाद, 90 डेज के बाद में होता है। तब तक हमें फर्टिलाइजर को ड्रेंचिंग के द्वारा ही देना चाहिए, नहीं तो फर्टिलाइजर हमारा वेस्ट हो जाता है। फर्टिलाइजर का शेड्यूल जो है मैंने आपको काफी बता दिया, कि मैंने क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में बताया। मैं आपके साथ में लास्ट में वो भी शेयर करूंगा, अपना शेड्यूल भी शेयर करूंगा। कौन से क्लाइमेट के अंदर आप कर रहे हो, कौन से स्टेज में है, उसके हिसाब से आपको फर्टिलाइजर देना चाहिए। जैसे मैंने आपको हर क्लाइमेट के अंदर बताया कि ये क्लाइमेट में इस तरह का फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए। फ्रीक्वेंसी, जितनी कम आपकी फ्रीक्वेंसी रहेगी फर्टिलाइजर देने की उतना अच्छा, मतलब जितना आप जैसे हमारे गुजरात में 7 दिन दिन की लाइट होती है, 7 दिन रात की होती है। 25 डिग्री जब मैं बोलता हूं दैट इज द मिनिमम टेम्परेचर, मतलब मिनिमम
मिनिमम जो अब बोलते हैं तो रेंज ऑफ टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, 25 to 35। अजय, फ्रीक्वेंसी हमारी जितनी कम रहती है उतना अच्छा रहता है। अगर जैसे कि गुजरात के अंदर 7 दिन दिन का लाइट रहती है, 7 दिन रात की रहती है, तो दिन के टाइम पर आपको अच्छी तरह फर्टिलाइजर दे देना चाहिए, क्योंकि फर्टिलाइजर जब हम देते हैं तो ड्रिप को जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए। जैसे आप अपना हम वेंचुरी के थ्रू दे रहे हैं फर्टिलाइजर का, जैसे ही हमारा ड्रम पूरा हुआ तो 10 मिनट से ज्यादा ड्रिप नहीं चलानी चाहिए। तो हमें दिन की लाइट होती है तब देना चाहिए। अगर हम रात को दे रहे हैं फर्टिलाइजर तो हमें देखना चाहिए कि फर्टिलाइजर निकल ना जाए पानी के साथ में। अगर हम ज्यादा पानी देते हैं, फर्टिलाइजर खत्म हो गया, बहुत ज्यादा पानी दे रहे हैं, तो फर्टिलाइजर का वेस्टेज हो जाएगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। रेनफॉल जब हैवी हो, डोंट गिव इट बाय ड्रिप इरिगेशन। ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर बहुत ज्यादा लीचिंग होती है और बहुत ज्यादा रेनफॉल आती है। जैसे अभी आपने ये कोंकण एरिया है, हमारा सूरत का एरिया है। फर्टिगेशन टाइम मीन्स हमें हर तीसरे दिन, दूसरे से तीसरे दिन देना चाहिए, सेकंड और थर्ड डे हमें फर्टिलाइजर देना चाहिए, एटलीस्ट व्हेन जब हमारा दिन का शेड्यूल चल रहा होता है तब। तो जब बहुत ज्यादा बरसात गिर रही होती है तब हमें सॉइल, मैंने जैसे बात करी, तो हमें लूज फर्टिलाइजर देना चाहिए, ग्रेन्युलेटेड फर्टिलाइजर देना चाहिए, ड्रिप से नहीं देना चाहिए। अभी ये चार्ट आपको ये बताएगा कि कौन से टाइम पर प्लांट कौन सी जगह पर कौन से उसको फर्टिलाइजर की जरूरत रहती है। जैसे ये राइट वाला जो है, ये फ्लावर इनिशिएशन का टाइम है अपना, कि यहाँ से फ्लावर बाहर निकलने वाला है। तब नीचे उसको मैग्नीशियम, जिंक, बोरॉन, सोडियम की वजह से ज्यादा जरूरत नहीं रहती है, वो नुकसानकारक होता है, लेकिन वो जमीन में उसको जरूरत रहती है। कॉपर और आयरन की जरूरत रहती है। स्टेम फॉर्मेशन के लिए, स्टेम अच्छा बनाने के लिए पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन और एल्यूमिनियम की जरूरत रहती है। और ऊपर लीफ बड़ा निकले, लीफ अच्छा निकले, उसके लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और मैंगनीज की जरूरत रहती है, और लीफ ग्रीन रहे। ये है फ्लावर इनिशिएशन के स्टेज पे, मतलब जब हम फ्लावरिंग का टाइम रहता है तो ये सब तत्व हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब हमारा फ्लावर आ गया है, ये जो लेफ्ट वाली इमेज जो है, तो उस समय हमें हैंड फॉर्मेशन के लिए कौन सा रहता है। तो जैसे हम अगर स्प्रे कर रहे हैं तो नाइट्रोजन और फास्फोरस का थोड़ा स्प्रे करते हैं, साथ में पोटेशियम का स्प्रे करते हैं, ताकि अच्छा रहता है। ऊपर से अगर हम दे रहे हैं और पत्ते को इरेक्ट रखने के लिए और ग्रीन लीव्स रखने के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम की जरूरत रहती है। इस तरह से अलग अलग स्टेजेस पे, अलग अलग जगह पर कौन से फर्टिलाइजर की जरूरत है, वो ये चार्ट हमें बताता है। ये कुछ हम थियोरेटिकल पार्ट भी समझ लें कि कौन सा फर्टिलाइजर कितनी रिक्वायरमेंट रहती है, कितने ग्राम्स की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे हम ये चार्ट में देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट हमारी पोटेशियम की रहती है। 216 केजी ऑफ पोटेशियम हमें चाहिए रहता है पर एकड़। उसके बाद हमें चाहिए रहता है 86 केजी नाइट्रोजन। उसके बाद चाहिए रहता है 60 केजी P2O5 फॉस्फोरस। उसके बाद हमें चाहिए रहता है सल्फर विच इज 86 केजी। मतलब 86 केजी। तो सल्फर एक्चुअली हम डायरेक्टली कम देते हैं, लेकिन सल्फर के रिक्वायरमेंट हम लोग जो सल्फेटिक फर्टिलाइजर देते हैं, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट, वो उससे पूरी हो जाती है। और मैग्नीशियम सल्फेट उससे काफी सारा मिल जाता है। थोड़ा सा हमें कैल्शियम भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए, और ग्राम्स में बहुत कम क्वांटिटी में हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी अगर आप क्वांटिटी देखेंगे तो सबसे ज्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में उसको बोरॉन चाहिए और आयरन चाहिए। आयरन अगर कम रहता है, अगर आपकी एसिडिक जमीन है, जैसे आप अपने कोई, हमारे यहाँ पे कोई कोंकण से भी है, तो अगर आपका अगर एसिडिक जमीन है तो आयरन की डेफिशिएंसी एसिडिक जमीन में बहुत जल्दी आ जाती है। नॉर्मली ब्लैक सॉइल में और गोराट, मतलब ये ब्राउन सॉइल में आयरन की कमी ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। और थोड़ी सी क्वांटिटी में मैंगनीज और जिंक भी चाहिए। जिंक अगर कम रहता है तो इंटरनल लेंथ अच्छी डेवलप नहीं हो पाती। अभी अपने चार्ट देखा, मैं चाहूंगा आप थोड़ा शेयर करिए कि आपके हिसाब से बनाना फार्मिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट कौन सा है। प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। यस अनूप जी, आपके सॉइल के हिसाब से आपको फर्टिलाइजर देना होता है। सॉइल के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, स्टेज के हिसाब से मैं हर चीज कवर कर रहा हूं। लिएंडर इज सेइंग पोटेशियम, others also please share which is the most important nutrient in banana farming। मैं इसके बाद वाला चार्ट शेयर करने वाला हूं। बोरॉन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, बोरॉन।
अदर्स प्लीज शेयर, आप भी इंटरेक्टिव होइए तो मजा आएगा। फॉस्फोरस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको मैं बताता हूं कौन सा वाला है। बनाना के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम जो चाहिए रहता है वो ईल्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बंच वेट के लिए, एंड्स के लिए, फ्रूट लेंथ के लिए, स्टार्च के लिए, शुगर के लिए, टीएसएस के लिए, क्वालिटी के लिए, जितने पैरामीटर्स है क्वालिटी के लिए सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाइट्रोजन के बिना हमें लेंथ नहीं मिल सकती है, और फॉस्फोरस के बिना फॉस्फोरस हमारा तय करता है कि हमारे नंबर कितने आएंगे। नंबर अगर आपके कम आ रहे हैं तो फॉस्फोरस की कमी है। हैंड आपके अगर फिंगर्स कम आ रही हैं, हैंड्स कम आ रहे हैं, दैट इज फॉस्फोरस प्रॉपर नहीं दिया गया है। अगर आपकी लेंथ नहीं आ रही है तो कैल्शियम आपका कम दिया गया है। तो ये अपना चार्ट बताता है कि हमें कौन सा एलिमेंट कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल करता है। और पोटेशियम ऐसा एलिमेंट है जो शुरू से लेकर एंड तक जरूरी रहता है। शुरू में कम पोटाश की जरूरत है, अभी मेरा आगे आगे आने वाला है कि किस तरह से हमें फर्टिलाइजर एनपीके भी देना रहता है। ये चार्ट अपना ये बताएगा कि हमें कौन सा केले के अंदर कौन से स्टेज में हमें कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए। जैसे नाइट्रोजन है तो ग्रोथ पीरियड में थ्रू आउट, शुरुआत से लेकर पूरे ग्रोथ पीरियड के अंदर हमें नाइट्रोजन की जरूरत रहती है। फॉस्फोरस की जरूरत शुरुआत में हमें बहुत ज्यादा रहती है। शुरू में हमें पॉलीफॉस्फेट देना चाहिए, डीएपी देना चाहिए, एमएबी देना चाहिए, और बाद में थ्रू आउट थोड़ी क्वांटिटी में जरूरत रहती है। जब हमारा बंच बाहर आ रहा होता है उस समय अगर हम फॉस्फोरस अच्छी क्वांटिटी में देते हैं पोटेशियम के साथ में, तो हमारी फिंगर्स मतलब नंबर ऑफ बनाना बहुत अच्छे हो जाते हैं। पोटेशियम की जरूरत शुरू से लेकर एंड तक है। 80% की जब 80% पोटेशियम एप्लीकेशन तब होनी चाहिए जब अपना फ्लावरिंग बार आ रहा है। उस समय अगर हम मैक्सिमम पोटेशियम देते हैं तो बहुत अच्छा फ्लावरिंग बार निकलता है। इसलिए फ्लावरिंग आने समय हम नॉर्मली रिकमेंड करते हैं कि हमें MKP मोनो पोटेशियम फॉस्फेट 05234 वो फर्टिलाइजर देना ही चाहिए। शुरुआत में हमें बहुत कम पोटेशियम देना चाहिए, और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे पोटेशियम का हमें क्वांटिटी बढ़ाते जाना चाहिए। फ्लावरिंग के बाद में और फ्लावरिंग के समय तो बहुत अच्छा रखना चाहिए, और लास्ट तक देना चाहिए। मैग्नीशियम थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी हर महीने थोड़ा थोड़ा देना चाहिए, लेकिन मैग्नीशियम की जरूरत हमें मॉनसून में और विंटर में हमें अच्छा खासा देना चाहिए, क्योंकि उस समय बादल रहते हैं, सनलाइट की इंटेंसिटी घट जाती है, तो उस समय खास जरूरत पड़ती है। मैग्नीशियम की मेन जरूरत रहती है जब बाहर आ रहा होता है, लूम बाहर आ रही होती है, क्योंकि वो लेंथ तय करता है। कम अगर आपका कैल्शियम अगर कम रहेगा तो लेंथ केले की कम रहेगी। दूसरा, कैल्शियम जब बंच आने के बाद भी कैल्शियम को देना शुरू रखना चाहिए, तो ही लेंथ अच्छी मेंटेन करती है। सल्फर जो है वो शुरुआत के समय हम देते ही अलग अलग स्वरूप में, अमोनियम सल्फेट के फॉर्म में, या फिर क्या क्या बोलते हैं, अमोनियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट उस फॉर्म में देते हैं। तो शुरुआत से लेकर शूटिंग पीरियड तक सल्फर अच्छा जाना चाहिए। अगर सल्फर नहीं जाएगा तो रूट फॉर्मेशन भी अच्छी नहीं होती है, प्लस क्या बोलते हैं, पत्ते पीले दिखने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही हमारा लूम बाहर आ जाता है सल्फर की जरूरत कम हो जाती है। उसके बाद में बहुत ज्यादा मत दीजिए, क्योंकि वो गर्मी देता है। जो हमने अभी देखा है वो एक चार्ट के स्वरूप में यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, कि आप ये देख सकते हैं कि शुरुआत का पीरियड है, ये नाइट्रोजन का चार्ट है, ये जो येलो कलर का है, शुरुआत से लेकर वेजिटेटिव ग्रोथ के टाइम पे, बर्ड इनिशिएशन के टाइम पर यहाँ पर ये चार्ट पूरा हो रहा है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की जरूरत यहाँ पे इस पॉइंट पे फ्रूट आ जाता है तब तक उसको नाइट्रोजन देना चाहिए। फॉस्फोरस की देखेंगे तो शुरुआत की बिल्कुल बिगिनिंग में जरूरत नहीं है, वेजिटेटिव ग्रोथ जैसे शुरू होता है तो ये स्टेज शुरू होके ये यहाँ से लेकर यहाँ तक देना है, फ्रूट सेटिंग तक देना है। पकाने के लिए मतलब राइपनिंग के लिए कोई जरूरत नहीं रहती है। तो शुरुआत में ये पीक पीरियड है, इसका पीक पीरियड आ जाता है कि बर्ड इनिशिएशन के टाइम पर फॉस्फोरस का हाईएस्ट जरूरत रहता है। कैल्शियम का बहुत ज्यादा शुरू में नहीं रहता है, वेजिटेटिव ग्रोथ के वाले पीरियड में हमें कैल्शियम की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही बर्ड फॉर्मेशन शुरू हो रहा है उस समय हमें ये कैल्शियम भी अच्छा खासा देना चाहिए फ्लावरिंग के टाइम पर, और लास्ट तक जब तक राइपनिंग से थोड़े पहले तक देना चाहिए, क्योंकि वो लेंथ तय करता है। मैग्नीशियम की जरूरत
इस चार्ट के हिसाब से थोड़ी कम बताई है, लेकिन वेजिटेटिव ग्रोथ से हम अगर आप देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और पोटेशियम ये जर्नल ये बताया हुआ है, जर्नल टाइप का चार्ट है, लेकिन केले के अंदर पोटेशियम का यहाँ से शुरू करना चाहिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोटेशियम का चार्ट रहता है। अभी कौन सी सीक्वेंस में कौन सा न्यूट्रिएंट अंदर घुसता है, तो सबसे पहले बोरॉन अंदर घुसता है अगर हम देते हैं तो, उसके बाद सिलिकॉन अंदर घुसता है, सिलिकॉन के अंदर घुसते ही कैल्शियम घुसता है, कैल्शियम के घुसते ही मैग्नीशियम अंदर घुसता है। बोरॉन और मैग्नीशियम साथ साथ में एक दूसरे को रहते हैं। कैल्शियम के बाद में नाइट्रोजन घुसता है, फिर फॉस्फोरस, फिर पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम। आप देखेंगे कि पोटेशियम और मैग्नीशियम एक दूसरे को, मतलब फॉस्फोरस और पोटेशियम एक दूसरे को मदद करते हैं। तो ये इससे हमें पता चलता है कि सिलिकॉन की कितनी सारी इंपॉर्टेंस है। सिलिकॉन बहुत सारे लोग यूज नहीं करते हैं, तो सिलिकॉन यूज करते हैं तो वो कैल्शियम अपटेक को, नाइट्रोजन अपटेक को, इन सबको पूरा करता है। तो बोरॉन और सिलिकॉन को उसके स्टेज के हिसाब से पक्का यूज करना चाहिए। अगर कैल्शियम अगर हम यूज नहीं करेंगे तो मैग्नीशियम का भी अपटेक नहीं होगा। अभी है कितनी क्वांटिटी में केले में कौन सा न्यूट्रिएंट रहता है, वो हमने देखा था शुरू में, क्वांटिटी वाला चार्ट आया था। सबसे ज्यादा हमें पोटेशियम की जरूरत है, फिर हमें नाइट्रोजन की जरूरत है, फिर हमें कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, फॉस्फोरस की, इस तरह से क्वांटिटी में हमें जरूरत है। उसी तरह से माइक्रोन्यूट्रिएंट का जब हम देखा जाए तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में सबसे ज्यादा मैंगनीज, आयरन, बोरॉन, जिंक, कॉपर की जरूरत है। ये हम ये मान के चल रहे हैं कि आपके सॉइल में कुछ एकदम रिच सॉइल है और उसके हिसाब से ये एनालिसिस है। ये जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर होते हैं, इनका ट्रांसलोकेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट ठीक रहता है। मतलब फॉस्फोरस का रिलेटिवली कम रहता है, लेकिन बाकी सबका ट्रांसलोकेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत आसान रहता है। लेकिन ये जो बोरॉन है, कैल्शियम है, ये इजीली ट्रांसलोकेट नहीं होते हैं। ट्रांसलोकेट को अच्छी तरह से करने के लिए हमें ह्यूमिक एसिड जैसी चीजों को यूज करना चाहिए। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये इरिगेशन से लगता है एक ही चार्ट है, क्योंकि इरिगेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर हमने प्लांटिंग जून में करी है तो ये जून में हमें 5 लीटर पानी की जरूरत है पर लीटर्स पर डे। जुलाई में आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। ज्यादातर एरिया में, हमारा जो गुजरात का एरिया, महाराष्ट्र का एरिया, उसमें ज्यादातर प्लांटेशन जून में होता है। साउथ में प्लांटेशन, जहां पे बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है, वहां पे प्लांटेशन अक्टूबर में होता है। तो हमें ये पानी का चार्ट है, तो ये इतने, इस पानी को अगर हम मेंटेन करते हैं तो कितने घंटे ड्रिप चलानी चाहिए वो इससे तय हो जाता है। जैसे अगर शुरुआत का जून, जुलाई, अगस्त है और 4 लीटर का हमारा वो है अपना ड्रिपर, तो हमें आधा घंटा, अगर 2 ड्रिप लगाई है तो आधा घंटा, अगर हमारे एक लाइन है तो 1 घंटा बहुत हो गया। उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना लीटर पानी देना चाहिए। ये स्लाइड में आपके साथ बाद में जरूरत पड़ेगी तो शेयर भी कर दूंगा। अभी अपने न्यूट्रिएंट्स के बारे में नाम तो हमने देखा, इन कोंकण वी हैव एक्सेस वाटर, वी नेवर वाटर। वो इट इज एन एक्सेप्शन अनूप, के कोंकण के अंदर आपको शुरुआत में बहुत पानी मिलता है, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग को भी गुजरात के अंदर बहुत पानी मिलता है। लेकिन ये जब मॉनसून नहीं होती है तब कितना पानी देना चाहिए वो चार्ट बताता है। अभी मैंने बहुत सारे तत्व देख लिए, लेकिन अब अपने एक एक एलिमेंट के ऊपर जाएंगे, क्योंकि एलिमेंट की डेफिशिएंसी क्या होती है, कैसे दिखती है, वो सब अपने देख लेंगे। तो हमें हमारा प्लांट में क्या कमी है वो बात मालूम पड़ेगा हमें। तो आप लोग सब शेयर करिए कि आपके हिसाब से हमें टोटल कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं खेती के अंदर। प्लीज राइट इन चैट बॉक्स, आपके हिसाब से कितने होते हैं? 16 मनोज जी बोल रहे हैं 16 होते हैं। अदर्स 18, शिवम इज टेलिंग 18। Others, please participate, please share. Dharmesh is saying 17. आप लोग बहुत नजदीक हैं। नॉर्मली ये 16 से 18 होते हैं, अलग अलग थियरीज हैं उसके लिए। ऐसा कहा जाता है कि 16 तत्वों वाली खेती, ये जैसे ये चार्ट है, ये बोलता है कि 16 तत्व होते हैं, कि जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं, जो हमें नॉर्मली पानी से और ऑर्गेनिक मैन्योर से मिल जाते हैं।
जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट जिसको कहा जाता है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश होता है। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर बोरॉन, आयरन, मैंगनीज, क्लोरीन, जिंक, मोलिब्डेनम, कॉपर भी आता है। कई बार ये सिलिकॉन को भी सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में गिना जाता है। ये अपने इस तरह से हैं, प्राइमरी ये 3, मेजर एनपीके, सेकेंडरी ये 3। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर ये 7 आ जाते हैं। और जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे धर्मेश जी ने बोला है कि सिलिकॉन, और मैंने भी आपको पुराना चार्ट बताया एक, तो सिलिकॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में कोबाल्ट और एल्यूमिनियम भी है, लेकिन कैटेगरी के हिसाब से इस तरह से कैटेगराइज कर रखा है। 16 प्लस 3 मतलब 19 अपने बोल सकते हैं कि जो मेजर है, मेजर मतलब 16 एज पर कैटेगरी गिवन बाय द यूनिवर्सिटी, और 3 जो अभी बोल सकते हैं कि वो भी इंपॉर्टेंट है। हम एक एक करके देखते हैं अभी आगे चल के कि क्या क्या रहती है अभी अलग अलग। इसी तरह जिस तरह से एनपीके की कैटेगरी रहती है, उस तरह से अलग अलग फर्टिलाइजर की कैटेगरी भी रहती है, नेचुरल, ऑर्गेनिक, केमिकल, बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स। अब अपने देखते हैं हर एक न्यूट्रिएंट के ऊपर अपने आते हैं कि कौन सा न्यूट्रिएंट क्या काम करता है और उसकी डेफिशिएंसी कैसे दिखती है, और वो फर्टिलाइजर को अपने को पूरा करना है तो कौन कौन से उसके फर्टिलाइजर अवेलेबल है मार्केट में। जैसे मैंने बोला कि कैल्शियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वो प्लांट के स्ट्रक्चर का 95 से 97% जो पार्ट होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का होता है, और वो पानी और हवा से मिल जाता है और जमीन से मिलता है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपोस्ट। ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो फर्टिलाइजर से मिल जाता है, कंपोस्ट से। एनपीके और न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम आगे देखते हैं। ये चार्ट है, आप सब फोटो देख सकते हैं, फोटो ले सकते हैं कि कैसे कैसे डेफिशिएंसी कैसे दिखती है। जैसे कि जब नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होती है तो वो क्लोरोफिल नहीं बन पाता है उसके अंदर, तो ग्रीनरी देने का काम करता है, ग्रोथ और विगर का काम करता है, मतलब जुस्सा का काम करता है, और प्रोटीन बनाता है। और प्रोटीन का इसीलिए कई बार एमिनो एसिड भी रिकमेंड किया जाता है कि एमिनो एसिड अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो, जैसे आपने लिएंडर आपने पूछा था ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक के अंदर एमिनो एसिड बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अगर आप बाहर से एमिनो एसिड देते हो तो वो ऑर्गेनिक में चलता है। सीवियर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी के अंदर जो नए पुराने पत्ते होते हैं वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, और बहुत सारा इस तरह के थर्ड भी पर्पल कलर का बनता है। ये देखो आप लोअर लीव्स देखिए, लोअर लीव्स जो होते हैं कि वो येलो पड़ने शुरू हो जाते हैं, वो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी रहती है, और वो पत्ता इस तरह से दिखता है। ये देखो सेकंड स्लाइड में हम जो देख रहे हैं। नाइट्रोजन को ओवरकम करने के लिए 3 तरह के फर्टिलाइजर, मेजर 3 टाइप ऑफ फर्टिलाइजर होते हैं, अमाइड, अमोनिकल और नाइट्रेट। यूरिया और यूरिया फॉस्फेट जो होते हैं वो अमाइड फॉर्म में होते हैं। अमोनिकल में होते हैं अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, डायमोनियम फॉस्फेट, मोनो अमोनियम फॉस्फेट। नाइट्रेट में होते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट। हमेशा जो प्लांट उठाता है, केला जो नाइट्रोजन उठाता है वो हमेशा नाइट्रेट फॉर्म में उठाता है। अगर हम यूरिया दे रहे हैं तो यूरिया का कन्वर्जन पहले अमोनिकल में होगा, फिर नाइट्रेट में होगा। इसको नाइट्रिफिकेशन साइकिल बोलते हैं। तो ये जो नाइट्रिफिकेशन साइकिल जो है वो गर्मी में ही अच्छी तरह पूरी होती है। इसलिए मैंने जैसे आपको पहले बोला है कि अमोनिकल फॉर्म में ही या नाइट्रेट फॉर्म में ही, जब बहुत ठंड हो या बहुत गर्मी हो, या बहुत ज्यादा बरसात हो, तो आपको अमोनिकल या नाइट्रेट फॉर्म में ही नाइट्रोजन देना चाहिए। फॉस्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है, ग्रोथ के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है, स्टेम फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बिना फॉस्फोरस के स्टेम फॉर्मेशन नहीं होगा, उसकी मैच्योरिटी भी नहीं होगी। फ्लावरिंग लाने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। तो फ्लावरिंग कितने फिंगर्स होंगे वो तय करेगा, नंबर ऑफ फ्रूट्स वही तय करता है। फोटोसिंथेसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, रेस्पिरेशन के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए, सेल डिवीजन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर केले पे हमने फॉस्फोरस कम दिया तो उसका जो स्टेम है, मतलब पत्ता है, वो इस तरह से पर्पल कलर का होना शुरू हो जाएगा। उसके साइड के जो पत्ते होंगे वो जलने जैसे दिखने शुरू हो जाएंगे। ये थर्ड एक दूसरे से छूटा हो जाएगा। मदर मतलब ये अगर सूडो स्टेम में से अगर पत्ते अलग हो जाते हैं तो वो उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। कभी भी बंच फॉर्मेशन अच्छा नहीं होगा, रूट फॉर्मेशन नहीं होगी, और साइड में से जो नए बच्चे निकलते हैं वो बच्चे भी नहीं निकलेंगे। अगर आपके 90 डेज अबाव हो गए हैं और बच्चे नहीं निकल रहे तो समझ लेना कि आपके पौधे में फॉस्फोरस की कमी है। मेजर फर्टिलाइजर्स कौन कौन से हैं ग्रेन्युलेटेड फर्टिलाइजर के अंदर?
एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट है जिसमें 16% फॉस्फोरस आता है, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट 46 आता है, 46% डायमोनियम फॉस्फेट में आता है। इसलिए ज्यादातर लोग पाया में मतलब कि बेसल डोज के अंदर डीएपी या एसएसपी देते हैं। वाटर सोल्यूबल में 1261 आता है, 05234 आता है, यूरिया फॉस्फेट आता है। और पॉलीफॉस्फेट हमारी कंपनी उत्कर्ष कंपनी इस तरह के पॉलीफॉस्फेट बनाती है जिसमें 3 तरह के फॉस्फोरस आते हैं, मोनो, डाई, ट्राई। इसको आप अच्छी तरह यूज कर सकते हैं, जो हॉर्स पावर के नाम से आता है। हम लोग दूसरे चीजें भी हम लोग सेल करते हैं, हम भी इंपोर्ट एंड भी सेल। अभी जब हमने देखा केले के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है पोटेशियम। तो पोटेशियम क्या क्या काम करता है, अगर पोटेशियम का इंपॉर्टेंस हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पोटेशियम की अपटेक वेजिटेटिव फेज में बहुत ज्यादा होती है, तो उस समय उसको सबसे देना चाहिए, शुरू से देना चाहिए। पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम शकर्स में और सबसे ज्यादा फ्रूट में होता है। अगर पोटेशियम अगर कम होता है तो फ्रूट का रंग, रूप, सुगंध और स्वाद नहीं आ सकता है। अगर आप केला खा रहे हो और केला एकदम फीका है तो समझ लेना फार्मर ने पोटेशियम का यूज बहुत कम किया है। अगर पोटेशियम की आप सप्लाई कम रखोगे तो बहुत सारे तत्व उठा ही नहीं पाएगा केला। अगर आपने पोटेशियम को कम दिया है तो जमीन में जो नाइट्रोजन पड़ा हुआ है, फास्फोरस पड़ा हुआ है, कैल्शियम पड़ा हुआ है, मैग्नीशियम पड़ा हुआ है, कॉपर पड़ा हुआ है, जिंक, वो नहीं उठा पाएगा। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन भी नहीं होगी। कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन अगर नहीं होगी तो वजन नहीं आ पाएगा। सबसे ज्यादा मैं पोटेशियम के बारे में बात कर रहा हूं, तो वो आप जरा ध्यान देना कि अपना अगर जब अपनी पोटेशियम की कमी होती है तो बंच का फॉर्मेशन सही नहीं होता है। जो पुराने लीव्स होते हैं उसकी धार जल रही होती है। अगर आपका सॉइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉइल के अंदर सैलिनिटी नहीं है, पानी में सैलिनिटी नहीं है, तो भी अगर आपका अगर धार जल रही है तो आप समझ लेना कि आपके पौधे में पोटेशियम की कमी है। ये अलग अलग स्टेजेस हैं, जैसे पहले पीला होता है पत्ता, अंदर की तरफ कर्ल होना शुरू हो जाता है, फिर धार जलनी शुरू हो जाती है, फिर ये आगे के पार्ट से पहला सूखना शुरू हो जाता है आगे के पार्ट से, और फिर पूरा का पूरा पत्ता सूखना शुरू हो जाता है। हमें कई बार लगता है कि ये फंगल डिजीज है, लेकिन ये फंगल का इसमें कोई सिम्टम दिख नहीं रहे हैं, कोई सिका टोका नहीं दिख रहा है, ये पोटेशियम की ही कमी है। ये देखिए, ये जो होता है इसमें कोई भी अंदर रिंग्स नहीं बन रही हैं, ये पोटेशियम की कमी की वजह से है। इस तरह से पत्ते में सूखापन आ जाता है। ये लोअर लीव्स के अंदर रहता है। जब भी रहेगा पोटेशियम की कमी जो रहेगी वो हमेशा लोअर लीव्स में रहेगी। इस तरह से दिख रहा है, पोटेशियम की कमी दिख रही है अपने को। ये देखो, ये आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे पत्ते जल जाते हैं, ऐसा लग रहा है। ये जलने का कामकाज एक्सेस क्लोरीन, एक्सेस सोडियम में भी होता है, एक्सेस सॉल्ट में भी होता है। लेकिन हमारे जमीन में, वापस रिपीट कर रहा हूँ, हमारे जमीन में अगर सॉल्ट नहीं है, जमीन का टीडीएस ऊंचा नहीं है, पानी का टीडीएस ऊंचा नहीं है, और फिर भी अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि ये पोटेशियम की कमी है। पोटेशियम के अलग अलग जो फर्टिलाइजर रहते हैं, ग्रैन्युलेटेड फर्टिलाइजर के अंदर एमओपी रहता है, म्यूरेट ऑफ पोटाश, जिसको पोटेशियम क्लोराइड भी बोलते हैं। अगर आपकी जमीन या पानी के अंदर बहुत ज्यादा सैलिनिटी है, बहुत ज्यादा टीडीएस हाई है, नेवर यूज एमओपी। एमओपी कभी मत यूज करिए, आपके पत्ते जलने शुरू हो जाएंगे, ग्रोथ नहीं होगा। ऑलवेज गो फॉर सल्फेट ऑफ पोटाश। सल्फेट ऑफ पोटाश भी अच्छा सोर्स है। पोटेशियम नाइट्रेट, एनओपी जिसको बोलते हैं, नाइट्रेट ऑफ पोटाश 13045, और एमकेपी 0 ये सब भी है। पोटेशियम के जो दूसरे सोर्सेज हैं और दूसरे एनपीके के जो फॉर्मुलेशन है 1919 13 40 13, ये सब भी हैं जो फार्मर्स लोग यूज करते हैं। और ये 13045 पोटेशियम सल्फेट, ये हमारी कंपनी भी बना, मतलब कंपनी इंपोर्ट करती है और पैक करके सेल भी करती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो के बारे में बात करने जा रहा हूं मैं, पोटेशियम नाइट्रोजन रेशियो। ये जो रेशियो रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसका, इस केले के लिए इसका मतलब ये है कि कभी भी नाइट्रोजन को भी अकेले यूज नहीं करना चाहिए और पोटेशियम को भी अकेले यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप नाइट्रोजन को अकेले यूज कर रहे हो तो पोटेशियम का मतलब नहीं है, पोटेशियम को अकेले यूज कर रहे हो तो नाइट्रोजन का मतलब नहीं है। तो जो पत्ते का जब एनालिसिस किया जाता है तो देखा जाता है कि जो पोटेशियम नाइट्रोजन का जो रेशियो है वो नॉर्मली 1:1 से लेकर 1:1.6 का होता है। कैसे एनालिसिस करते हैं उसके अंदर। और जब हम फर्टिलाइजर भी देते हैं तब हमें
पोटेशियम नाइट्रोजन के रेशियो को शुरू में वो कम रहता है, शुरू में 1:1 रह रहा है या 1:0.5 रह रहा है, लेकिन जैसे जैसे अपना बढ़ता है, स्टेज आगे बढ़ती रहती है, वैसे 1:2 करना होता है, 1:3, 1:4, लास्ट में जाके 1:5, 1:6 बन जाता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन कम होता जाता है, नाइट्रोजन शुरू में ज्यादा होता है, पोटेशियम कम होता है और रेशियो बढ़ता जाता है। लेकिन हमेशा जब भी हम पोटेशियम दे रहे हैं उसके साथ में नाइट्रोजन देते हैं तो केले के अंदर रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अगर हमारा एन के रेशियो कम है तो क्या होता है? तो जैसे ये लिएंडर तुम्हारा ये प्रश्न था कि फ्लावरिंग से फ्रूटिंग में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। अब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर आप पोटेशियम अगर यूज नहीं कर रहे हो तो वो कारण से भी ये फिंगर ड्रॉप का आता है, जिसको आप बोलते हैं फ्लावर गिर रहा है। फ्रूट आ चुका है लेकिन वो गिर रहा है, तो मेजर उसका रीजन रहता है लो एन के रेशियो। और वो नॉर्मली क्या होता है, कच्चा केला भी टूट जाता है उसके अंदर। जब बहुत ज्यादा गर्मी है तब पोटेशियम की सप्लाई अगर कम करोगे तो क्या बोलते हैं, अमोनिया अक्यूमुलेट हो जाएगा, वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर डालेगा। फिर बंच, अगर आप पोटेशियम एन के रेशियो आपका बराबर नहीं है तो आपका बंच भी लेट हो जाता है। अगर आप राइट रेशियो यूज करते हो तो बंच एकदम टाइम पर एकदम जल्दी भी आता है। अगर आपने कम रेशियो बराबर मेंटेन नहीं किया है तो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर केला कई बार फट भी जाता है, पहले नहीं फट रहा तो फट जाता है, ब्रिटल रह जाता है वो। अब अपना पहला सेकेंडरी न्यूट्रिएंट मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी जो रहती है वो मिड पत्तों में रहती है, लोअर लीव्स में नहीं रहती है। उसकी डेफिशिएंसी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की जैसे दिखती है, लेकिन वो लोअर लीव्स में नहीं होती है, मिड लीव्स में या अपर टाइप के लीव्स में होती है। मेजर रोल रहता है मैग्नीशियम का क्लोरोफिल बनाने का, और वो फॉस्फोरस के लिए भी मदद करता है, फॉस्फोरस के लिए भी। तो क्योंकि फॉस्फोरस का मेटाबॉलिज्म के अंदर, तो हमेशा जब भी हम मैग्नीशियम यूज कर रहे हैं तो उसके साथ फॉस्फोरस यूज करना चाहिए, फॉस्फोरस के साथ मैग्नीशियम यूज करते हैं तो दोनों का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। अगर जब हमें डेफिशिएंसी हो रही होती है मैग्नीशियम की तो पत्ते जो होते हैं कि एक पार्ट उसका येलो हो रहा होता है और उसका पीटियोल, मतलब उसका जो बीच वाला भाग रहता है, ये देखो ये जो भाग है, ये सारा का सारा पीटियोल का भाग वायलेट कलर का बन रहा है। ये नॉर्मली शुरुआत में तो जो केला लगाते हैं हार्डनिंग के टाइम पे ये साइंस देखने को मिलते हैं, लेकिन बाद में ये साइन अगर दिखने को मिल रहे हैं तो आप समझ लो कि ये मैग्नीशियम की कमी है। ये और एक्सट्रीम मैग्नीशियम कमी के फोटोग्राफ से। मैग्नीशियम की कमी हम 3 चीजों से दूर कर सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट से, मैग्नीशियम नाइट्रेट से और मैग्नीशियम ईडीटीए से। ये हमारे खुद के दोनों प्रोडक्ट हैं, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम ईडीटीए। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, अगर आपकी जमीन अल्कलाइन है तो सल्फर की कमी, सल्फर नहीं डालोगे। ज्यादातर ये गुजरात की अपनी जो जमीनें हैं वो अल्कलाइन जमीन है, तो अल्कलाइन जमीन के अंदर अगर सल्फर की अगर कमी है तो उसकी वजह से ग्रोथ अच्छा नहीं हो पाएगा, एनपीके का अपटेक भी अच्छा नहीं हो पाएगा, शुगर फॉर्मेशन भी अच्छा नहीं होगा। वापस से जब इसकी जब कमी होती है तब हमें मिडल लीव्स के अंदर ही वो दिखने को मिलती है, लोअर लीव्स में नहीं होती है और अपर लीव्स में भी नहीं होती है। एक पूरा पूरा पैच इसका पीला पड़ जाता है। फ्रूट का जो बंच आता है वो छोटा आता है, हाथ का जो स्प्रेडिंग रहता है वो बहुत ज्यादा खुले खुले नहीं होते हैं, टाइट रह जाते हैं, तो उसकी वजह से लंबा केला नहीं हो पाता है और यील्ड कम होती है। इसलिए सल्फर की कभी कमी मत आने देना। मतलब अगर आप सारे के सारे सल्फेटिक फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो तो कोई ऐसा प्रॉब्लम आएगी नहीं। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं सल्फर की कमी के, लोअर लीव्स में नहीं दिखता है, अपर लीव्स में दिखाई देती है। सल्फर की कमी हम अलग अलग फर्टिलाइजर से कर सकते हैं। नॉर्मली हम केले के अंदर ये अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट देते हैं तो पूरा हो जाता है। या बाजार से अपने अगर सल्फर की और तभी भी कमी है, बहुत हैवी अपना जमीन अगर अपनी अल्कलाइन है तो हमें बेंटोनेट सल्फर भी यूज कर सकते हैं। लिक्विड सल्फर भी बाजार में मिलता है जो कैल्शियम पॉलीसल्फाइड होता है, और अपने को पाउडर फॉर्म में 90% WDG मिलता है, जिसका डोज नॉर्मली 3 से 4 किलो प्रति एकड़ यूज करना होता है। ये जो फोटो है ये बेंटोनेट सल्फर की है और ये लिक्विड सल्फर की है।
कैल्शियम अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट तत्व, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है। कैल्शियम का जो रोल रहता है वो सेल वॉल बनाने का काम रखता है ग्रोथ स्टेज के अंदर। शुरुआत में ग्रोथ स्टेज में अगर सेल वॉल नहीं बनता है केले के अंदर, तो केले का जो थर्ड से टूटने का डर रहता है, बंच के ऊपर के भाग से, डंडे से वो टूटने का डर रहता है, साइज अच्छी नहीं बनती है, लेंथ अच्छी नहीं बनती है। अगर उसकी डेफिशिएंसी जब दिखती है तो सबसे पहले वो ये रिंकल्स बनने शुरू हो जाते हैं, उसके ऊपर ये झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती है पत्तों के ऊपर, न्यू लीव्स के ऊपर। तो समझ जाने का कैल्शियम और बोरॉन की जो डेफिशिएंसी है वो सिमिलर तरह की दिखती है। केले के अंदर जब भी कैल्शियम की कमी दिखे या बोरॉन को दिखे तो दोनों को साथ में यूज कर लेना चाहिए। आगे बहुत सारे फोटोग्राफ्स में दिखाऊंगा आपको कि जो कैल्शियम और बोरॉन दोनों की कमी का दिखाएंगे। तो इसकी कमी दूर होती है कैल्शियम नाइट्रेट से, कैल्शियम एडीडीए से। इसके अलावा कैलबोर नाम का प्रोडक्ट भी आता है जिसके अंदर 6% कैल्शियम और 5.5% बोरॉन रहता है। वो प्रोडक्ट बहुत मैं मिस कर गया हूँ यहाँ पे लिखना, इसलिए मैं आपको ओरली बता रहा हूँ कि कैलबोर जो रहता है वो ऊपर से अगर हम देते हैं तो कैल्शियम और बोरॉन की कमी को दोनों को बहुत जल्दी से फटाफट दूर कर डालता है। सर आएगा, एक्सेस न्यूट्रिएंट का भी प्रॉब्लम आता है अनूप जी। एक्सेस न्यूट्रिएंट की भी मैं स्लाइड दिखाऊंगा आपको। कोई भी हर चीज की उसकी एक लिमिट रहती है, उसके डोजेस के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हमें यूज करना चाहिए। अगर हम एक्सेस यूज करेंगे तो उसकी कमियां दिखनी शुरू हो जाएंगी। जिंक का मेजर रोल जो रहता है वो केले के अंदर जब आप देखते हैं तो एंजाइम्स बनाने का रहता है, मेटाबॉलिक बहुत सारे रिएक्शन रहते हैं, वो उसके लिए रहता है। केले के अंदर जब जिंक की कमी रहती है तो पत्ते एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाते हैं और पत्ते छोटे होने शुरू हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि ये बंची टॉप जैसा शुरू हो जाता है। कई बार जिंक की कमी होती है और हमें लगता है कि बंची टॉप आ गया है। पत्तों के बीच में जो स्ट्रिप्स होती हैं वो येलो येलो होनी शुरू हो जाती हैं। ये एक्सट्रीम जिंक की कमियां हैं जब आपने बिल्कुल भी जिंक यूज नहीं किया होगा। और जिंक की कमी को दूर करने के लिए हमें शुरू से लेकर ही जिंक यूज करना चाहिए, वो हमारे शेड्यूल में आ जाएगा। जिंक की कमी को दूर करने के लिए जिंक सल्फेट का यूज कर सकते हैं, जिंक एडीडीए का यूज कर सकते हैं। केले के अंदर हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट यूज करने होते हैं, तो सल्फेटिक फर्टिलाइजर्स को अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसके साथ में दूसरे न्यूट्रिएंट यूज नहीं करने। क्या यूज करना है साथ में और क्या यूज नहीं करना है उसका चार्ट भी आगे आएगा। आयरन की डेफिशिएंसी, नॉर्मली आयरन की डेफिशिएंसी मैंने जैसे एक दो पहले ही बोला है कि जहां पर एसिडिक जमीन है वहां पर आयरन की डेफिशिएंसी ज्यादा दिखती है। और आयरन की जब डेफिशिएंसी दिखती है तो नया पत्ता पूरा का पूरा पीला हो जाता है या वाइट दिखता है। ये देखिए आप, वेन्स जो अंदर की रहती हैं वो ग्रीन है, बाकी पूरा का पूरा पत्ता येलो है। ग्रोथ अटक जाता है, लीव्स बड़े नहीं होते हैं, लीव्स जल्दी से खुलते नहीं है। मेजर रोल रहता है आयरन का क्लोरोफिल फॉर्मेशन के अंदर और ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है। हमारे ह्यूमन बींग्स की जैसे बात करते हैं तो हेमोग्लोबिन का मेजर जो कंटेंट रहता है वो आयरन रहता है। आयरन के बिना ऑक्सीजन का आना जाना नहीं होता है। आयरन के लिए अलग अलग चीजें रहती हैं देने के लिए। एक फेरस सल्फेट रहता है, 20% वाला भी रहता है और 30% वाला भी रहता है। फेरस ईडीडी रहता है, फेरस ईडीडी को नॉर्मली स्प्रे के द्वारा दिया जाता है। जब पीएच 7.5 से ऊपर होती है तब उसको ड्रिप के द्वारा भी दे सकते हैं। लेकिन जब पीएच बहुत ज्यादा है तो अपने को हमेशा फेरस की कमी दूर करने के लिए एफई को एडा के स्वरूप में ही देना चाहिए। और अगर अपनी जमीन एसिडिक है और उसमें बहुत प्रॉब्लम ज्यादा है, 6.5 से कम के पीएच की जमीन वाली है, तो हमें एफई के लिए डीटीपीए देना चाहिए। अब ये हमारी कंपनी ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट बनाती है, एफई, ईडीटी, एडा और डीटीपीए, तीनों के तीनों हमारे पास आपको मिल जाएंगे। बोरॉन वन ऑफ द वापस से बहुत इंपॉर्टेंट तत्व, बहुत सारे रोल होते हैं। बोरॉन जर्मिनेशन का काम करता है, जैसे आपको मैंने दिखाया था कि वो बोरॉन बोरॉन की अगर कमी रहती है तो बंच बराबर नहीं आएगा। जो केला है वो ऐसा लगेगा किसी ने हाथ से उसको दबा दिया है और केले की शेप नहीं आएगी, केला फट जाता है। तो बोरॉन का मेजर रोल रहता है कि एक तो पोलन ग्रेन्स बनाता है, पोलन ट्यूब की ग्रोथ को बनाता है।
फिर सेल वॉल फॉर्मेशन का काम करता है, जो काम कैल्शियम करता है वो काम बोरॉन भी करता है, और प्रोटीन फॉर्मेशन का काम भी करता है, मतलब जो काम नाइट्रोजन करता है वो काम भी बोरॉन करता है। बोरॉन की अगर अपनी कमी रहती है तो पत्ते ऐसे डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, पत्ते फटे हुए हैं, पत्ते शेप बराबर नहीं आती है। ये आप देख रहे हैं नया पत्ता बराबर ढंग से बाहर नहीं आ रहा है, एकदम टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, ये आप देखो। और पत्तों के ऊपर झुर्रियां पड़ती हैं। बोरॉन की कमी को नॉर्मली डाइसोडियम ऑक्टाबोरेट, जिसमें बोरॉन 20% होता है, उससे दूर किया जाता है। अगर कई लोग शुरू में बेसल डोज के अंदर या माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर बोरेक्स का भी यूज करते हैं, जिसमें 10.5% आता है। अभी कैल्शियम और बोरॉन की कमी जब साथ में दिखती है तो कैसा पत्ता दिखता है? ये केला फट रहा है, किसी ने पूछा था शुरू में मुझे, केला ऐसे फट रहा है, ये पत्ते ढंग से नहीं आ रहे हैं, ये पत्ता एकदम सुकेड़ सा गया है। ये देखिए, ये मैंने निशानी भी कर रखी है कैसे बोरॉन का पत्ता दिखता है, ऐसे रिंकल दिखाई दे रहे हैं। कॉपर की कमी नॉर्मली अगर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट, फिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट यूज करते हो तो अलग से कॉपर यूज करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रहती है। बहुत कम कॉपर की कमी देखी जाती है। कॉपर की कमी होती है तो पत्तों की शेप बराबर आ ही नहीं रही होती, शुरू से ही मतलब ग्रोथ ही नहीं आ पाती है। कॉपर की कमी कॉपर सल्फेट से, कॉपर एटी से दूर की जा सकती है। मैंगनीज की कमी भी बहुत कम देखी जाती है अगर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट यूज करते हैं। मैंगनीज का भी रोल बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अगर मैंगनीज की कमी है तो फॉस्फोरस और कैल्शियम की अपटेक नहीं हो पाती है, और वो जर्मिनेशन भी मदद करता है, मैच्योरिटी के लिए भी मदद करता है। मैंगनीज की कमी होती है तो आप देखो कितनी क्लोरोसिस हो जाती है, मतलब कि ढंग से पत्ता नहीं दिख पाता है। मैंगनीज की कमी को अपने दूर कर सकते हैं मैंगनीज सल्फेट और मैंगनीज ईडीटी के द्वारा। फिर सिलिकॉन का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। सिलिकॉन जो है वो बहुत सारे पैथोजेंस, मतलब कि पेस्ट और डिजीज दोनों से दूर रखता है, क्योंकि जब सिलिकॉन दिया जाता है, रूट्स में दिया जाता है, तो रूट्स के ऊपर एक लेयर बना डालता है। जब वो स्प्रे किया जाता है तो वो पत्तों के ऊपर भी एक लेयर बना डालता है। पत्तों के ऊपर लेयर बनाता है तो वो सिकाटोको से मदद करता है। अगर वो जब रूट्स के अंदर दिया जाता है तो व्हाइट रूट का फॉर्मेशन करता है, और सिलिकॉन की वजह से नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम का अपटेक बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अगर जब सिलिकॉन की कमी होती है तो पत्ते एकदम ब्रिटल हो जाते हैं, मतलब कड़क से टूट जाते हैं। तो सिलिकॉन जिस तरह से कैल्शियम स्ट्रेंथ देने का काम करता है, उस तरह से सिलिकॉन भी काम करता है। सिलिकॉन को अगर अपनी जमीन में रेती का माप कम है तो हमें सिलिकॉन को अलग से यूज करना चाहिए। हमारी कंपनी इस तरह सिल्फर बनाती है। अभी मैं आपको चार्ट्स के बता देता हूं। ये अपने पूरा का पूरा सब तत्वों के बारे में देख लिया है कि कहां पर क्या है। तो आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, इन तीनों की डेफिशिएंसी लोअर लीव्स में रहती है। नीचे के जो पुराने ओल्डर लीव्स होते हैं उसमें रहती है। इस तरह से दिखती है डेफिशिएंसी। पत्ता वेन्स येलो है, ग्रीन है सॉरी, और पत्ता पूरा ग्रीन है, उसमें नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है। फास्फोरस की डेफिशिएंसी में नॉर्मली पर्पल कलर देखने को मिलता है। अपना पर्पल रंग का कलर अपने को केले में देखने को मिलता है। पोटेशियम के अंदर जब कमी रहती है तो पत्ता जल रहा होता है। मैग्नीशियम की कमी के अंदर मैग्नीशियम और नाइट्रोजन की कमी नियरली सेम दिखती है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी लोअर लीव्स में दिखती है और मैग्नीशियम की कमी मिड लीव्स में दिखती है। सिमिलरली आयरन की कमी भी वैसी ही दिखती है, लेकिन वो अपर लीव्स में दिखती है, यंगर लीव्स में दिखती है। नाइट्रोजन, आयरन और मैग्नीशियम की सिम्टम सेम है, लेकिन कौन सी लीफ में दिख रही है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। फिर आप ये देख सकते हैं कि जिंक की कमी अगर केले में है तो वो आपका बंच, मतलब बंच पास पास में आना शुरू हो जाएगा। सल्फर की कमी जब दिखती है तो पूरा का पूरा पत्ता येलो ही दिखता है, उसमें कुछ भी ग्रीन वाला पार्ट रहता ही नहीं है। और कैल्शियम की कमी नॉर्मली नए वाले लीव्स में होती है। पत्ते सिकुड़ जाते हैं, पत्ते की शेप अच्छी नहीं होती है, फ्रूट की शेप अच्छी नहीं होती है, फ्रूट का क्या बोलते हैं, लेंथ नहीं आ पाती है। अब जो हमने चार्ट देखा था वो इस चार्ट से अपने को और आसानी से मालूम पड़ेगा कि कौन सी डेफिशिएंसी कहां पर होती है। जैसे अपने नया पुराना पत्ता है तो उसमें क्लोरोसिस, मतलब पत्ते का पीला होना, अगर एक साथ में पीला हो रहा है और लोअर लीफ में हो रहा है तो वो नाइट्रोजन और सल्फर की कमी है। अगर
इंटरवेनियल है, मतलब कि वेन्स में हो रहा है, पीलापन आ रहा है, तो मैग्नीशियम और मैंगनीज की कमी है। नेक्रोसिस का मतलब होता है जलना। पुराने पत्ते में अगर जलना है और टिप पे जल रहा है और मार्जिन पे धार जल रही है और टिप जल रही है तो पोटेशियम है। बीच में अगर जल रहा है तो मैग्नीशियम और मैंगनीज की कमी है। उसी तरह से नए पत्तों के अंदर पीलापन आ रहा है, पूरा पूरा पत्ता पीला है, तो आयरन की या सल्फर की कमी है। बीच बीच में पत्तों के पूरा पूरा पिलाश नहीं है, कहीं पर है कहीं पे नहीं है, तो जिंक और मैंगनीज की है। और अगर जलन आ रही है, जल रहा है, तो कैल्शियम, बोरॉन और कॉपर की कमी है नए पत्तों में। इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि कौन सी कमी कहां पर है। ये सब मैंने आपको अलग अलग तरीके से इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको भी याद रह जाए कि कहां पर क्या कमी आ रही है। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ मिनिमम। हमारे बहुत सारे तत्व हैं हमने जो देखे हैं, जैसे कि देखा कि सोडियम होना चाहिए, मैंगनीज होना चाहिए, कॉपर होना चाहिए, जिंक होना चाहिए, फास्फोरस होना चाहिए, पोटेशियम होना चाहिए, सल्फर, सबकी कोई ना कोई मात्रा है। साथ में लाइट भी होनी चाहिए और पानी भी होना चाहिए, सॉइल भी अच्छी होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक चीज की भी कमी आती है तो आपका बकेट भरेगा नहीं, वहां से ओवरफ्लो हो जाएगा। मतलब आपको हर तत्व को थोड़े थोड़े जो उसकी जरूरत के हिसाब से देने की जरूरत है। अगर आप ढंग से देते हो तो ही आपका ईल्ड अच्छा आएगा, नहीं तो आपका ईल्ड अच्छा नहीं आएगा। अभी मैंने लास्ट के 20 मिनट क्वेश्चन आंसर्स के लिए रखे हुए हैं। बाकी के जो अपने स्लाइड्स हैं वो अपन कल देखेंगे, क्योंकि अभी काफी सारा मेरा कवर करना बाकी है। तो आप सभी लोग क्या बोलते हैं, चैट बॉक्स के अंदर अभी तक हमने जो कवर किया है उसके बारे में आपके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कोई चीज मैंने कवर करी है वो अगर आपको समझ नहीं पड़ी है तो अपन उसको रिपीट भी कर सकते हैं। चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ब्रिजेश, सबको आप अनम्यूट कर दो। अगर आप एक एक करके सब लोग अगर बात करेंगे, ज्यादा लोग नहीं है ग्रुप में, अगर आप एक एक करके बात करते हैं तो मैं आपकी बात सुनकर आपको उसको जवाब भी दे सकता हूं। ब्रिजेश, अनम्यूट करना सबको। आपको अनम्यूट कर दिया गया है। आप अभी पूछ सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या हेलो सर। यस सर, बोलिए। हेलो सर। सर मेरे को सुनाई दे रहा है, बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली मेरा असम में घर है, यहाँ पे मेरा खेती है। ब्रिजेश ऐसा करके गैलेक्सी M30 है उनको म्यूट कर। हाँ हाँ, बाकी सबको मैं म्यूट कर दे। अनजान हूँ असम से सर। ब्रिजेश बाकी सबको म्यूट कर दे, गैलेक्सी M30 को म्यूट कर। हेलो बोलिए। सर। हाँ बोलिए। हाँ हाँ सर, एक्चुअली मेरा असम से बोल रहा हूँ मैं। हाँ यहाँ पे नलबारी नाम का डिस्ट्रिक्ट में मेरा थोड़ा सा एक खेत है, तो लगभग 1 एकड़ जैसा बनना है। तो उसमें सर जो बीमार आता है ज्यादा, यहाँ का जो वायरल इन्फेक्शन जैसा लगता है कि बीच में पत्ता ड्राई होके जल जल के पूरा बनाना का अंदर अंदर ये खत्म हो जाता है। फिर ये एक कॉमन बीमार है सर। सर, अभी तो कल अपने पेस्ट और डिजीज के बारे में देखेंगे। हाँ सर, हाँ अब सर। आज अपन ने जो कवर किया है उसमें से आपको कोई क्वेरी हो तो आप वो पूछ लीजिए, क्योंकि क्या है कि हाँ, डिजीज एक बार आप सब ये डिजीज देख लेते हैं। और क्या है, हाँ सर। ग्रुप भी है अपना, तो आप लोग अपने राइट सर। ग्रुप के अंदर अगर अपने फोटोग्राफ शेयर कर लेंगे तो मैं कल हाँ वाले सर, में जो भी बात बाकी रह गई है तो मैं उसको कवर कर पाऊंगा। हाँ सर। ठीक है सर, मेरा बीमार रिलेटेड ही क्वेश्चन है सर। बीमारी से लगता अभी आप क्वेश्चन मत पूछिए, वो हाँ आप सर, कल पूछूंगा सर। कल जब अपना हाँ वो सेशन वो जो मैं पूरा ले लूंगा ना। आज आप हाँ सर। फर्टिलाइजर से लगता है या हाँ क्लाइमेट से लगता है या वो क्या ठंडी में क्या करना चाहिए, गर्मी में क्या करना चाहिए, वो जो मैंने लिया है उसके हाँ बारे सर। में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ सर, उस पर तो अभी नहीं है सर कुछ कोई बात नहीं। क्वेश्चन। ब्रिजेश, सबको अभी वापस से अनम्यूट कर दे। कोई बोल रहा होगा, जो बोल रहा होगा उनको अनम्यूट रखना, बाकी सबको म्यूट कर देना।
ब्रिजेश अनम्यूट, शिवम को अनम्यूट करना। मनोज जी, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। पर एकड़ हाउ मेनी बनानास प्लांट कम? सर आप क्या डिस्टेंस पे कर रहे हैं उसके ऊपर रहेगा। एक एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। अगर आप 36 स्क्वायर फीट के हिसाब से रखते हैं तो 1200 प्लांट्स आते हैं। अगर आप कम करते हैं, मतलब आप 5x5 की 25 स्क्वायर फीट रखते हैं तो 1400 के आसपास आते हैं। ब्रिजेश, शिवम को करा आपने अनम्यूट? ब्रिजेश, रंजीत जी आप अनम्यूट हैं, आपको पूछना तो पूछिए। रंजीत कुमार सिंह। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं मेरा जो करना। हेलो, यस शिवम, शिवम का ब्रिजेश शिवम हो गया। सर सब मत बोलिए, सब लोग बोलेंगे तो मुझे मालूम नहीं पड़ेगा, एक एक करके बोलिए। मैं रंजीत बोल रहा हूँ। मैं रंजीत। हाँ रंजीत कुमार जी बोलिए। अब कह रहा हूँ कि मेरा जो प्लॉट है खेत जिसमें मैं फार्मिंग करना चाहता हूँ, उसमें पहले ऑलरेडी काफी सालों से धान की खेती हो रखी है। तो उसमें अगर मैं करता हूँ तो क्या जो पहले से भी खाद वगैरह का यूज हुआ है, तो उसको सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मैंने बनाना के प्लांटेशन के लायक मैं उसको कैसे ये कर सकता हूँ, बना सकता हूँ? पहली बात है, अगर आपको ये जानना है कि आपके सॉइल के अंदर क्या क्या है, तो आपको पहले अपना सॉइल एनालिसिस कराना चाहिए। सॉइल टेस्टिंग, ओके। सॉइल टेस्टिंग, तो सॉइल टेस्टिंग से मतलब उसपे न्यूट्रिशन को देखना चाहिए आपको। ओके। तो न्यूट्रिशन अगर आपने देख लिया तो उससे मालूम पड़ पाएगा कि मैंने आपको हर चीज बताया कि क्या कितना करना है। जी जी, ठीक है, थैंक यू। हाँ, कि किरण जी पूछ रहे हैं, सर आई ज्वाइंड योर चैट बिट लेट, आई वुड लाइक टू नो द बेस्ट टाइम टू प्लांट बनाना इन यूपी। सर आप क्लाइमेट को देखकर करिए। टेम्परेचर जब आपका शुरुआत का टेम्परेचर अराउंड 25-30 डिग्री 25 के आसपास हो तो आप करेंगे, मतलब 30-35 के आसपास हो तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। सर हेलो सर, आप सुन सकते हैं? हाँ मैडम सुन सकते हैं। सर मैं किरण हूँ। मैंने पूछा था सर, मेरा एक क्वेश्चन और है कि मेरे पास 25 एकड़ लैंड है यूपी में। तो मैं ये प्लान कर रही थी कि अभी जुलाई एंड में प्लांटेशन करने का, तो सर ठीक रहेगा अभी? एकदम सही रहेगा मैम। मैं आपको यही दो चीजें बोल रहा था कि जैसे मैंने शुरू में कवर किया था, मैं कल रिकैप ले लूंगा सारे के सारे स्लाइड्स का। कल सभी लोग प्लीज जो आज लेट आए हैं वो कल 5 बजे आ जाए, तो मैं उस समय रिकैप लूंगा आज का 15-20 मिनट के लिए। जी जी। तो क्या है कि मैं टेम्परेचर के बारे में कल आपको बता दूंगा कि उसमें क्या रहता है। जब 90 से 150 दिन का जब पीरियड रहता है ना, उस समय अगर आपका 25 से 30 डिग्री का टेम्परेचर रहेगा ना, तो आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा मिलेगा। बहुत क्रिशुअल पीरियड रहता है। मतलब आपको प्लान इस तरह से करना चाहिए कि आपके पौधे का तीसरे से चौथे से लेकर छठा महीने के बीच में टेम्परेचर 25 से 30 में होना चाहिए। जी। लंगूर में ज्यादा केला और लंबाई ज्यादा होने के लिए क्या करना चाहिए? लंगूर मैंने बोला लंबाई के लिए आपको केला कैल्शियम को अच्छा यूज करना चाहिए। और मैंने जिब्रेलिक एसिड के लगते प्रोडक्ट के बारे में भी बोला कि वो यूज कर सकते हैं। मेजर कैल्शियम जवाबदार रहता है। शुरू में फॉस्फोरस यूज करना चाहिए, बोरॉन साथ में यूज करना चाहिए, तो आपका केला लंबा आ जाएगा आराम से। मिस्टर शिवम आप बोलिए, आप अगर अनम्यूट है तो। हेलो। ये शिवम बोलिए। सर मेरे यहाँ पे जो आपने टेम्परेचर रेंज बताया उस टेम्परेचर में रहता है टेम्परेचर, लेकिन जब दिसंबर और जनवरी के बीच में कुछ एक हफ्ता ऐसा आता है जब टेम्परेचर मेरे यहाँ पे 6 डिग्री से लेके 20 डिग्री के बीच में रहता है। सर मुझे आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, आप थोड़ा आधी मुझे बात क्लियर आई है। आपने जो सर टेम्परेचर रेंज बताया वो टेम्परेचर रेंज मेरे यहाँ पर रहता है। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, एमपी से। तो लेकिन जब दिसंबर और जनवरी, मतलब दिसंबर लास्ट वीक और जनवरी फर्स्ट वीक में हमारे यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है अचानक से। ओके। उस समय केले के लिए क्या करा जाए? उसके लिए आपको सितंबर के बाद प्लांटेशन नहीं करना चाहिए। अगर आप सितंबर में प्लांटेशन करोगे या अक्टूबर में प्लांटेशन करोगे तो वो पीरियड आपको लगेगा 90 से 150 दिन वाला। आपको अर्ली प्लांटेशन करना चाहिए, आपको जुलाई में करना चाहिए। जो लोग भी जून जुलाई में अगस्त में करते हैं ना, उनका केला बहुत ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उनको वो जो 2 महीने वाला पीरियड है ना, उसमें 25-30 डिग्री वाला टेम्परेचर मिलता ही मिलता है। ये जो टेम्परेचर किस सर वापस आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी।
जो मैंने आपको टेम्परेचर बताया था। हेलो, बोलिए सर जो मैंने आपको टेम्परेचर बताया, ये किस पीरियड में मतलब प्लांट झेल सकता है? आपको, मतलब जब जब आपका जनवरी फरवरी वाला जो पीरियड आ रहा है ना, तब तक आपका हाँ। प्लांट काफी बड़ा हो जाना चाहिए। तो वो 150 दिन मतलब आपको जनवरी से 150 दिन पहले आपको प्लांटिंग का पीरियड तय करना चाहिए। ठीक है सर, यही क्वेश्चन था मेरा। ठीक है, यस। और प्लीज पूछिए सवाल। ये अपन ने जो 15-20 मिनट रखे हैं आपके सवाल जवाब के लिए ही रखे हैं, जो हमने आज कवर किया है उसके लिए रखे हैं। ब्रिजेश अनम्यूट करना। फॉस्फोरस के साथ माइक्रो क्यों नहीं देना चाहिए? ये अपने कल एक फॉस्फोरस के साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट ज्यादातर जो लोग यूज करते हैं वो सल्फेट फॉर्म में यूज करते हैं, और जो फॉस्फोरस वाले जो चीजें होती है वो मतलब एमएपी डीएपी वो सब होता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट और फॉस्फेट का एक ऐसा फॉस्फेट बनता है जो इनसॉल्युबल हो जाता है, मतलब ना फॉस्फेट का रिजल्ट मिलता है ना माइक्रो न्यूट्रिएंट का रिजल्ट मिलता है। हेलो हाँ जी, हेलो हाँ रावल जी बोलिए। हेलो। ऐसे वो जो नाइट्रोजन फॉस्फोरस है, हेलो, हाँ बोलिए ना। उसको अपटेक करने के लिए कौन सा फर्टिलाइजर दूसरा उसके साथ दे सकते हैं तो वो अपटेक जल्दी हो सके? नाइट्रोजन फॉस्फोरस या पोटास के साथ कौन सा दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसा दे सकते हैं तो उसको कल ज्यादा से कल ज्यादा कल मैं जल्दी अपटेक? इसके ऊपर कल ये स्लाइड के बारे में करूंगा, कौन सा फर्टिलाइजर किसके साथ यूज करना चाहिए किसके साथ नहीं करना चाहिए, कल मैं ये इसका जवाब दूंगा। ओके। और वो जो केले का थल होता है, हेलो, हाँ जी बोलिए ना, मैं सुन रहा हूँ। उसको उसको कम है जो साइड में रहता है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी, सर आवाज नहीं आ रही मुझे। रावल जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आप जरा नेटवर्क चेक करिए आपका। हेलो सर। रावल जी भाई आप जरा टाइप कर लीजिए। रावल जी भाई आप टाइप कर लीजिए। सर हेलो। हाँ किरण मैडम बोलिए। सर मुझे एक क्वेश्चन और पूछना है हाँ जी। कि सर जब हम लोग प्लांट ग्रो करते हैं बनाना के, तो आप जैसे बता रहे थे, मैंने भी देखा है 3-4 महीने बाद छोटे छोटे प्लांट्स उसके आसपास निकल आते हैं बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में। तो सर किसको रखना है और उसमें किसको हटाना है? मतलब काफी सारे आ जाते हैं 5-6 एक साथ। शुरू में तो अगर आ रहे हैं तो वो एक अच्छा सिम्टम है। शायद आपने वो भी स्लाइड मिस कर दी कि हेल्दी प्लांट किसको बोलते हैं। 90 डेज के बाद में मैंने हेल्दी प्लांट का फोटो दिखाया था। नहीं नहीं, वो देखा है सर मैंने, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि उसका किया जाए, बहुत ही कट पास उगते कट हैं। कट कट कर देना और कुछ नहीं, सारे हटा देने हैं? सारे के सारे हटा देने। ओके। और सर कब रखने हैं इनको, मतलब किस टाइम के बाद छोड़ देने हैं? ये कल मैं रटून के ऊपर कल लूंगा सेशन, क्योंकि अपने तो पहले एक क्रॉप पूरा हो जाए उसमें आपके ये सारे सवाल ले लेंगे। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। रटून वाला पार्ट अपने कल लेंगे। ओके सर। और किसी को सवाल? हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ अजय जी बोलिए। बनाना के लिए आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशंस, कि गर्मी ज्यादा सुटेबल है या ठंडे में, मतलब फ्रिजाइल ज्यादा गर्मी में रहता है या ठंडे में रहता है, ह्यूमिडिटी का कितना उसमें इम्पोर्टेंस रोल है, ये सब थोड़ा सा बताएंगे तो। सर एक काम करता हूँ, मैं वापस से वो वाली स्लाइड पे चला जाता हूँ, शायद कुछ लोग ने मिस कर डाली है वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये क्या है कि मैंने इस बार मैं ग्रुप आप इससे स्टार्ट में क्या होगा, आई जॉइन लेट। हाँ जी आई जॉइन लेट एक्चुअली। सर मालूम पड़ गया मुझे मालूम पड़ गया, क्योंकि ये सारे पॉइंट बहुत अच्छी तरह डिटेल में कवर किए थे अपन ने। अगर किसी के और क्वेश्चन नहीं होगा तो मैं अजय जी के लिए ये पॉइंट कवर करूंगा, क्योंकि पहले क्या है, जो लोग ने शुरू से अटेंड किया उनको वापस लगेगा रिपीट हो रहा है, इसलिए आप तब तक दूसरा सवाल पूछ लीजिए, जब तक मैं ये पीछे स्लाइड में जा रहा हूं तब तक। ये अपना आ गया सॉइल।
ठीक है, सॉइल के बारे में कि वेल ड्रेन्ड सॉइल, पीएच और टीडीएस के बारे में बताया है। ये आ गया पानी के बारे में। हाँ जी, और ये अपना आ गया क्लाइमेट जी, सबसे इंपॉर्टेंट वाला चार्ट ये वाला है जो आपका सवाल है। से लेके 35 के बीच में 38 तक सब कुछ अच्छा रहता है। 15 से 38 के बीच में ग्रोथ बहुत अच्छा रहता है केले का। 30 डिग्री के आसपास नया लीव एकदम आसानी से आ जाता है। 39 डिग्री के ऊपर अगर आपका आ रहा है तो पत्ते जलने शुरू हो जाते हैं, ग्रोथ अटक जाता है। अगर आप सब ट्रॉपिकल एरिया में हो तो फ्रूट डेवलपमेंट में ज्यादा समय लगता है। ट्रॉपिकल एरिया में हो तो एक लीफ पर वीक में निकल जाता है और फ्लावरिंग आपके 30वें वीक में आ जाती है। हम लोग ज्यादातर जो केला होता है वो ट्रॉपिकल एरिया में ही होता है। अच्छा, अभी 20 डिग्री के आसपास अगर जब आपका बंच बाहर निकल रहा है और उस समय आपका टेम्परेचर 20 डिग्री जा रहा है तो केला पकना शुरू हो जाता है, उसको आप रोक नहीं सकते उसके बाद में। इसलिए ठंड के अंदर कई बार कंप्लेंट आती है कि भाई हमारा केला पक रहा है, तो वो मेजर रीजन रहता है टेम्परेचर। तो आपका ठंड में हार्वेस्टिंग, मतलब आपके अगर ठंड में टेम्परेचर जा रहा हो तो आप क्या बोलते हैं, केला उस पीरियड के हिसाब से नहीं करिए। फिर 10 से 15 डिग्री का टेम्परेचर तो प्लांट सहन नहीं कर पाता है, और 6 से 8 डिग्री का अगर टेम्परेचर पहुंच जाता है तो चोकिंग हो जाती है। चोकिंग मतलब कि जो उसका जो फ्लावर होता है केले का वो बाहर नहीं निकल पाता है, वो अटक जाता है। और प्लांट जब वो बाहर निकलता है, हाथ से हम बाहर निकालते हैं उसको, लेकिन तब वो उसका जो डंडा होता है इतना पतला होता है कि वो डंडा टूट जाता है। मतलब आपको किस टाइम पर ये स्लाइड को, जिसको आपको स्क्रीनशॉट खींचना है खींच लो, क्योंकि ये क्या है कि इसके हिसाब से आप तय करोगे कि कौन से स्टेज के अंदर मेरा क्या क्लाइमेट होना चाहिए। ये कंटिन्यूसली जैसे 6 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, कंटिन्यूसली 4-5 दिन तक रहे ये टेम्परेचर, तब वो हार्मफुल होगा सर। जितना लंबा रहेगा ना, जितना लंबा रहेगा उतना नुकसानकारक रहेगा, जितना छोटा रहेगा उतना ठीक रहेगा। नॉर्मली इंडिया टेम्परेचर तो काफी वेरी करता है, कुछ इलाकों में जैसे गर्म प्रदेशों में भी, जैसे राजस्थान देखे टेम्परेचर काफी नीचे चले जाता है, 1-2 डिग्री। उसके आपको प्लांटिंग पीरियड उसके हिसाब से तय करना है। प्लांटिंग पीरियड जी। मैं ये चार्ट ये नहीं बोलता कि ये टेम्परेचर आना ही नहीं चाहिए, ये टेम्परेचर तो हर जगह पर आता है। बिल्कुल। आपको इसके हिसाब से तय करना है कि मेरा प्लांट, इसलिए क्या होता है कि साउथ में प्लांटिंग अक्टूबर नवंबर में होती है, और हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र गुजरात में 15 मतलब पहली अक्टूबर के बाद में नियरली कोई प्लांटेशन होता ही नहीं है, क्योंकि वो पीरियड लगता है। हमारे यहाँ पे ठंड ज्यादा होती है कई एरिया में। जी। अभी रावल जी का सवाल ले लेता हूँ। प्लांट का थर्ड जो होता है वो पाम में साइड में फर्स्ट लाइन में कम रहता है। कई बार केला लूम पे भी पक जाता है। सर जो पहले की जो एक दो लाइंस होती हैं बार की, वो उनको हम बोलते हैं कि बॉर्डर इफेक्ट। बॉर्डर इफेक्ट में क्या होता है, उसको ही सबसे ज्यादा धूप लगती है, उसको ही सबसे ज्यादा हवा लगती है, उसी के पत्ते फट जाते हैं, उसी के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। तो बॉर्डर इफेक्ट में क्या होता है, वो अपने नहीं कंट्रोल कर सकते। तो नॉर्मली हम तो ये भी बोलते हैं कि पहली जो 2 लाइन होती है उसमें बहुत क्लोज प्लांटेशन करो, ताकि अंदर के प्लांट में ज्यादा असर ना आए, अंदर ज्यादा हवा ना आए। तो उसको अपने कंट्रोल नहीं कर सकते हैं रावल जी। अनूप जी बोलते हैं थैंक्स फॉर टुडे, आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट टुडेज एजुकेशन एंड यू आर गोइंग टू कवर कमर्शियल एस्पेक्ट। आपके जो रहेंगे मैं कल कवर कर लूंगा, डोंट वरी। कमर्शियल एस्पेक्ट में कॉस्टिंग और वो सब रहेगा, कल वो कवर हो जाएगा। लंगूर में ज्यादा केला और लंबाई ज्यादा होने के लिए क्या करना चाहिए, मैंने ऑलरेडी जवाब दे दिया है कि कैल्शियम, बोरॉन, फास्फोरस, जिब्रेलिक एसिड, नाइट्रोजन, ये सब यूज करिए, बहुत अच्छा आएगा रिजल्ट। कई बार प्लांट बीच में से टूट जाता है। ये प्लांट बीच में से तब टूटता है जब आपका कैल्शियम की कमी होती है। इस टॉपिक को भी मैंने बहुत अच्छी तरह से कवर किया है। और कोई क्वेश्चन आ रहा हो, अगर सब लोग अनम्यूट है पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछिए। तो टाइम भी खत्म हो रहा है, काफी लोगों ने तो क्वेश्चन आंसर शुरू हुआ तो छोड़ भी दिया है ग्रुप। कल मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने वाला हूं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज कल 5 बजे आना। जिन्होंने आज मिस किया है, पहले 15 मिनट में पूरा का पूरा आज का रिकैप करूंगा, और उसके बाद से 5:15 के बाद में आज से शुरू करूंगा।
तो आपका उस समय आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। ओके सर। अगर हमें कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन नहीं है तो आज का सेशन अपने यहाँ पर पूरा करते हैं। हेलो। हाँ रावल जी बोलिए। हेलो रावल जी बोलिए। कई बार क्या होता है, वो थल होता है ना, उससे पान बिछड़ टूट निकल जाते हैं, खुल जाते हैं। हेलो। खुल जाते हैं। हाँ खुल जाते हैं, निकल जाते हैं। आपके सारे के सारे सिम्टम्स ये बोल रहे हैं कि आपके वहां पे फास्फोरस और कैल्शियम की कमी है। ओके। आप फास्फोरस शुरू में, बाद में कैल्शियम का पीरियड आता है, वो करिए, आपका ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ओके। और वो इसका शेड्यूल किस शेड्यूल कितना देना चाहिए उसका? कल पूरा होगा, उसके बाद मैं आपको अपना शेड्यूल दे दूंगा, डोंट वरी, शेड्यूल सबको मिलेगा। ओके। शेड्यूल तो मैं ऐसे ही दे सकता हूँ, उसके लिए ये 4 घंटे यहाँ पे आने की क्या जरूरत है। मैं तो आपको इस तरह सिखा रहा हूँ कि आप अपना शेड्यूल खुद बना सके। नहीं इसलिए तो बोल रहा हूँ। नहीं कल पक्का मिलेगा, पक्का। कोई बात। अगर और कोई क्वेरी नहीं है और कोई सवाल नहीं है तो आज का सेशन यहाँ पे हम क्लोज कर रहे हैं। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग ऑडियंस। कल मिलते हैं 5 बजे। कोई क्वेरी हो तो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे लिख दीजिए।